नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। द जेसी शो में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और उसी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। और आज जब हम चर्चा करने वाले हैं तो उसके लिए एक लाइन सटीक बैठती है और वो ये है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। और यही है भारत और रूस के बीच दोस्ती की कहानी जो पिछले एक लंबे वक्त से चलती आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद विदेश दौरे पर पहुंचे, जहां पर मौजूद थे वो रशिया और ऑस्ट्रिया में। रशिया में व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की जो तस्वीरें देखने को मिली वो पूरे पश्चिमी देशों को ये बताने के लिए काफी थी कि भारत और रूस के बीच की दोस्ती हमेशा थी, है और आगे भी जारी रहेगी। और उसके साथ साथ बड़े संदेश गया कि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। संदेश ये गया कि आतंकवाद के खिलाफ सबको एक साथ आना पड़ेगा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका को भी ये कहना पड़ा कि भारत के रास्ते ही रूस के बीच में मौजूद रहते हुए युद्ध का समाधान या युद्ध को खत्म कराए जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। आज इन्हीं संबंधों पर करेंगे बात और आइए द जेसी शो की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल सर, इसी टैगलाइन के साथ जो आज हमने शो को दिया है, तेरे जैसा यार कहाँ है, इसके मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की रूस यात्रा से रशियन प्रेसिडेंट पुतिन गदगद हैं। मोदी के प्रति उनके मन में एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है। पुतिन जानते हैं कि आज वो संसार में आइसोलेटेड हैं। अमेरिका और दूसरे राष्ट्रों ने उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका के डर या दबाव से कोई उसके नज़दीक नहीं जाना चाहता। ऐसी स्थितियों में उनका पुराना दोस्त नरेंद्र मोदी भारत से 5000 किलोमीटर चलकर मॉस्को आता है, उनके घर पहुंचता है, उन्हें बाहों में भर लेता है, तो निश्चय ही पुतिन के मन से एक ही भाव निकला होगा कि तेरे जैसा यार कहाँ। वो उन्हें अपने प्राइवेट फार्म हाउस पर लेके जाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, अपनी वोल्फ कार में उनको पूरा घुमाते हैं, घोड़ों का फार्म दिखाते हैं, डिनर कराते हैं और बातें ख़त्म नहीं होती। आसपास मौजूद फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैरान हैं कि ये मीटिंग कब ख़त्म होगी। मीटिंग चलती है 3.5-4 घंटे। सुख दुख की बातें, आपस की बातें, सब बातें वहाँ पे होती हैं। लेकिन पुतिन का मन नहीं करता कि नरेंद्र मोदी को छोड़े, वरना आप देखिए किसी फॉरेन प्रोटोकॉल में 3-3, 4-4 घंटे मीटिंगें नहीं हुआ करती। 4 घंटे बीतने के बाद भी पुतिन का मन नहीं भरा ऐसा लगता है, तो मन से छोड़ने मोदी को गेट तक आए तो उसमें निश्चित तौर पे उनके मन में भाव आया होगा, अभी नहीं जाओ छोड़ के। एक भाव है मन का, व्यक्ति के। मोदी ने उनकी तरफ देखा और ये कहा कि एक मित्र के घर पे आना, फ्रेंड के घर पे आना, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मोदी कार में बैठे, जुदा हुए वहाँ से। पुतिन ने उन्हें बाय बाय कहा, तो कार में बैठते समय मोदी के मन में वही भाव होगा, तेरे जैसा दोस्त कहाँ। तो यही है मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री और यही है इस हेडलाइन की मिस्ट्री। बिल्कुल सर, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पुरानी परिपाटी को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने जो पहला बायलैटरल जिसके साथ रखना चाहा, जिस देश में जाना चाहा, वो रूस चुना। इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या समझते हैं आप? इसके पीछे की कहानी क्या है? बेसिकली इट्स विजडम, विजन एंड पॉलिटिकल जजमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी। दो बड़े लोगों ने इसके बारे में 2 कमेंट किए। एक तो कहा कि इट्स ए फाइन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑन द पार्ट ऑफ मोदी एंड पुतिन जो है। फिर दूसरा उसके अंदर ये कहा कि दिस विजिट इंडिकेट्स कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन टाइज विद रशिया इररिस्पेक्टिव ऑफ जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। ये 2 बातें सामने आई। और तीसरी बात ये है, हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता समझता है, अपनी प्रायोरिटीज़ को जानता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को जानता है, फॉरेन पॉलिसी को समझता है। नरेंद्र मोदी इज़ वन ऑफ द बेस्ट माइंड इन द कंट्री एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज़ कंसर्न। उन्होंने सोचा होगा, अपना दिमाग, अपनी आवश्यकता, अपनी पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने फैसला किया ये कि मैं इसकी शुरुआत इस बार जो है यहाँ से करूँगा। इसके कितने मैसेज होंगे, ये मैसेज खुद नरेंद्र मोदी के दिमाग में होंगे, जिनके बारे में हम एग्जैक्टली अनुमान नहीं लगा सकते, पर बेसिकली इट इंडिकेट्स ओनली पॉलिटिकल विजडम ऑफ नरेंद्र मोदी।
सर आखिर पहली रूस की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की कब हुई और तब से ये सिलसिला लगातार चलता रहा है, और पहली बार पुतिन से उनकी मुलाकात कब हुई? ऐसा सुना मैंने कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी 2001 में, तो 6 नवंबर 2001 को जो है अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय अटल बिहारी, उनके साथ शिष्टमंडल में गए और गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से। गुजरात का रशिया से काफ़ी लेना देना था ऑयल और गैस को लेकर, गुजरात में भी काफ़ी ऑयल गैस वगैरह सब ये चलता है। उनके शिष्टमंडल में थे, वहाँ उनकी पुतिन से पहली बार मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी ने एक जगह पे लिखा है कि मैं पुतिन से मिला, मुझसे बहुत आत्मीयता से मिले। उन्होंने मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक छोटे राज्य का मुख्यमंत्री हूँ या कम महत्वपूर्ण हूँ, और इसके बाद दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। 2009 में मैंने सुना कि वो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैसियत से एक बार फिर वहाँ गए थे, और वहाँ जाके उन्होंने जो वहाँ के व्यापारी थे रशिया के, जो डेलीगेशन था, उनके सामने रशियन भाषा में ना अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो लोग आज नरेंद्र मोदी को याद रखते हैं। तो एक बार जो सिलसिला 2001 में चालू हुआ वो आज तक जारी है, और ऐसा लगता है कि आगे भी जारी रहेगा। फिर सर एक सवाल ये आता है कि क्या रूस से जो पाकिस्तान और चीन की निकटता बढ़ रही है, क्या ये भी एक वजह रही पीएम मोदी के रूस की यात्रा के, पुतिन से मुलाकात की? मैंने कहा ना, मोदी इज ए मास्टर माइंड ऑन फॉरेन पॉलिसी, लेकिन निश्चित तौर पे एक फैक्टर जो आपने कहा वो रहा है, वो इसलिए रहा है, पिछले दिनों मई में पुतिन गए थे चाइना, काफ़ी स्वागत हुआ और काफ़ी अंतरंग बातें उनकी शी के साथ, राष्ट्रपति के साथ वहाँ पे हुई। उसके बाद पुतिन ने कजाकिस्तान में एक बयान दिया कि हमारे पूरे जीवन के इस काल में जो 27-26 साल से वो हैं वहाँ पे जो है, उसने चाइना के साथ जो हमारे संबंध आज हैं, इससे बेहतर संबंध कभी नहीं थे। इससे भारत के कान खड़े हुए, एकदम से चौंके। रीज़न कई होंगे रशियन यात्रा के, लेकिन एक रीज़न जो है ये भी था उसके अंदर, क्यों भारत ये सोचता है कि चाइना के साथ झगड़ा रहता है बॉर्डर का जो है, कभी ना कभी किसी न किसी वक्त पे रशिया काम आएगा, एक दोस्त के नाते विवाद को सुलझाने में, थोड़ा फैसिलिटेट करने में। और दूसरी बात है कि रशिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऐसी है चाइना से मित्रता के कारण से, और इंडिया वर्सेस रशिया के जो ऑयल का जो इशू है, उसमें पुतिन की ज़रूरत शायद हमें ज़्यादा है, उसको भी है पर हमें शायद ज़्यादा है। तो एक फैक्टर निश्चित तौर पर रहा है कि चाइना से जो बढ़ती प्रॉक्सिमिटी थी रशिया की, उसको कहीं से रोकना था, उसको वापस लौटाना था इंडिया की तरफ, और मन के अंदर अपने आप को एश्योर करना था कि रशिया हमारे साथ ही है और बहुत ज़्यादा चाइना की तरफ नहीं खिसक रहा है। तो यू आर राइट, दिस वाज वन ऑफ द रीज़न। सर, पुतिन के निवास के बाहर मॉस्को में नरेंद्र मोदी का जो अद्भुत स्वागत हुआ है, उसे आप कैसे देखते हैं? वो तो देखो, मैंने कहा ना, एक कहानी है, आज तो फिल्मों की बातें बार बार याद आती हैं। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, तो ऐसा माहौल था मॉस्को के अंदर जो है। वहाँ रेड स्क्वायर है, लोग नाच रहे हैं, कर रहे हैं, इतना ऊंचा स्क्वायर है, टीवी टावर है वहाँ पे, मैंने देखा हुआ है। मैं एक बार गया था रशिया जो है, तो संसार का वो 4थे नंबर का टावर है ऊंचाई के अंदर, और यूरोप का सबसे पहले नंबर का टावर है। वहाँ पे जो है तस्वीर लगी हुई है दोनों की, नेताओं की, और झंडा जो है तिरंगा है, और वहाँ के देश का झंडा जो वो है, वहाँ पे हज़ारों लोग नीचे खड़े होकर रेड स्क्वायर पे उसको देख रहे हैं। प्लस क्या है कि वहाँ एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं लोग वहाँ पे, तो आप देखते हैं कि रशियन एक जो महिला है वो भांगड़ा कर रही है पंजाबी ड्रेस पहन के। तो सारे राष्ट्र में उत्सव का सा माहौल था, और बात वही याद आती थी राज कपूर वाली, वही लाल टोपी रूसी, दिल है हिंदुस्तानी। तो माहौल जो है ना इंडिया और रशिया के बीच में कुछ इस तरह का है, तो एक अच्छा माहौल था वहाँ पे जो है। सर, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल, रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इस बार पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, कितने ग्लोबल अवार्ड्स अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुके हैं? नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड मिलना भारत के 140 करोड़ लोगों का अवार्ड मिलने जैसा है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा सम्मान नहीं है, 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, और मैं यह अवार्ड राष्ट्र को, भारत के लोगों को समर्पित करता हूँ। यह 300 साल पुराना अवार्ड है, और भारत के किसी भी व्यक्ति को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को पहली बार ये अवार्ड जो है रशिया ने दिया है। भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। और जहाँ तक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स का सवाल है, तो मैंने सुना है कि 14-15 और ग्लोबल अवार्ड नरेंद्र मोदी को अब तक मिल चुके हैं। अवार्ड देने वालों की कतार है, मोदी को जाना है और अवार्ड लेना है। जी सर, मोदी और पुतिन की पर्सनालिटीज़ में समानताएं आपके हिसाब से क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है? सिमिलरिटीज एक तो ये है कि बहुत डिसाइसिव है दोनों, बहुत डोमिनेटिंग हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, राष्ट्रवादी हैं, और कड़े फैसले लेने के लिए उनको पैशन है, उनका कड़े फैसले लेना। डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, चलते रहते हैं।
दोनों हैंडसम स्मार्ट हैं। आप देखिए वहाँ डिनर पे क्या फ़ोटोज़ हैं, अच्छे से सूट वूट लगा के कितने अच्छे लग रहे हैं नरेंद्र मोदी। और पुतिन तो रहते हैं यूरोप की भाषा में वहाँ पे जो है। अब रही बात सिमिलरिटीज़ की, और क्या सिमिलरिटीज़ हैं इनमें? बेसिक सिमिलरिटीज़ क्या हैं कि दोनों पोलराइज्ड हैं, दोनों के करोड़ों दर्शक हैं जो उनके साथ खड़े हैं, दोनों के ऐसे लाखों दर्शक हैं जो उनके विरोध में खड़े हैं। भारत में ये स्थिति है, रशिया में ये स्थिति है। उनको परवाह नहीं है, 40% 50% मैंडेट उनके पास है, और राष्ट्रपति बनते हैं, ये प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन दोनों ही क्या है कि करोड़ों लोग ऐसे दीवाने हैं, कभी पतंग को उनका नाम लिख लेंगे, इंडिया में नरेंद्र मोदी का लिखते हैं जैसे, कभी कुछ और कर देंगे। तो दीवानगी जो है ना करोड़ों लोगों की दोनों देशों में, दोनों लोगों के पास है, जिसे कहते हैं। दूसरा क्या है कि अर्थव्यवस्था के मास्टर हैं दोनों। रशिया कितनी ख़राब हालत में था, अर्थव्यवस्था सुधार दी। नरेंद्र मोदी देखिए कहाँ सोना गिरवी था, क्या स्थिति है आज शेयर मार्केट कहाँ है। आप देखिए आज मैंने पढ़ा इंडिया इज़ गोइंग टू द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन बाई जस्ट 2031। ये आज का मैंने ट्वीट पढ़ा सुबह का जो है। और बाकी नरेंद्र मोदी कह चुके हैं तीसरी अर्थव्यवस्था में इसको बनाएंगे। शेयर मार्केट देखिए कहाँ खड़ा हुआ आज। लोग कहते हैं 80,000 से बढ़ के दिवाली पे 1 लाख हो जाएगा इन ए वे। तो दोनों के बीच में जो एक बेसिक पॉइंट है कि दोनों राष्ट्र को आर्थिक ढंग से खड़ा करते हैं और दोनों उसमें सक्सेस हैं। तीसरा उसमें उनके आपस में ये है, मैं हूँ ना, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेंस ऑफ ओनरशिप टू द नेशन। आई एम अराइव्ड, कोई संकट होगा तो मेरे तरफ देखो, मैं उसको करूँगा, मेरी जिम्मेदारी, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कंट्री की ओनरशिप, नागरिकों की सुरक्षा की ओनरशिप मेरे पास है। एक पॉइंट और है दोनों बीच में, माचो मैन जिसे कहते हैं, हीरो फिल्मों में जिसे हम कहते हैं, तो हीरो टाइप लोग हैं दोनों जो हैं। वो कहते हैं 56 इंच की बात चलती है नरेंद्र मोदी की, ऐसे वहाँ उनके लोक कथाएँ हैं रशिया के अंदर जो है। तो माचो मैन का एक अलग क्रेज़ होता है, अलग ग्लैमर होता है। तो ये दोनों बेसिकली माचो मैन पॉलिटिक्स के लोग हैं। और फिर दूसरी बातें अगर आप कहेंगे तो कोई एक 73 का है, ये मोदी जी 73 साल के हैं, वो 71 के हैं, तो आसपास की उम्र के हैं। वो भी सत्ता में आए तो वापस नहीं उतरे। ये 2001 से सत्ता में है, देखिए वो जब से, वो उनको भी 26-27 साल हो गए, दोनों सत्ता में हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं और दोनों एक दूसरे से प्रभावित हैं। इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि भाई दोनों के वैचारिक और फिलोसफिकल थॉट एक जैसे हैं। इसीलिए क्या है, उनके पड़ती आपस में, आपस में दोस्ती, आपस में मित्रता है। और एक बात जो दोनों के बीच में नहीं है, जो डिफरेंस करती है, डिफरेंशिएट करती है, रशिया बाय एंड लार्ज एक डिक्टोरियल, एक डिक्टेटर कंट्री है, इंडिया डेमोक्रेट कंट्री है। बस एक लक्ष्मण रेखा दोनों को जो अलग करती है टू लार्ज एक्सटेंट जिसे कहते हैं। बाकी ये सारी समानताएं मैंने आपको बताई हैं। दोनों ही बहुत ही धुआंधार किस्म के लड़ने वाले, मरने मारने वाले नेता, वो नेता हैं ये। तो सर एक सवाल ये भी आता है कि अमेरिका और पश्चिम देशों के दबाव के बावजूद पीएम मोदी ने पुतिन के साथ में दोस्ती भी निभाई और निकटता भी दिखाई, ये कैसे संभव हुआ? ये करेज एंड कन्विक्शन है नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी हैं, मैं कह चुका हूँ, भारत की धरती पे चमत्कार हैं। सारे संसार में मोदी के अलावा, भारत के अलावा एक ऐसा राष्ट्र मुझे दिखाई नहीं देता जो अमेरिका के भी क्लोज हो और रशिया के क्लोज हो। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से आज तक चुनौती रही है, ऐसा व्यक्ति बताओ दोनों के क्लोज हो, दोनों को निकल लाओ। एवरीबडी फेल्ड, लेकिन नरेंद्र मोदी हैं वहाँ पे जो है। तो करेज और कन्विक्शन है उनका, उनको ऐसा लगता है। फिर उनका एक सिद्धांत ये है, नेशन फर्स्ट, मैं राष्ट्र हित के फैसले करूँगा। उनको लगता है कि राष्ट्र हित के फैसले मुझे करने हैं और राष्ट्र हित के हिसाब से मैंने सारा किया है। और आप देख रहे हैं, आपके सामने चल रहा है सारा ये, नथिंग सक्सीड सक्सेस। तो क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी। सर, इस यात्रा को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से ये जो मुलाकात हुई, बायलैटरल दोनों की मुलाकात हुई, दोनों दिन हुई, आपने कहा कि 3-3 घंटे बात हुई, मैं समझना चाहती हूँ इससे फ़ायदा किसको हुआ, नरेंद्र मोदी को या पुतिन को? ये तो विन विन सिचुएशन है, लेकिन पुतिन का फ़ायदा भी कम नहीं है, आप इसको यूँ मानिए। नरेंद्र मोदी का एहसान तो हर व्यक्ति पे है। ऐसा लगता है सर पुतिन पे भी उन्होंने एहसान कर दिया है, और 1971 में भारत का साथ दिया था, उसका बदला मोदी ने चुका दिया इस बार, ऐसा लगता है घटनाक्रम से। सबसे पहली बात यह है, पश्चिमी राष्ट्रों ने यूक्रेन को लेकर के रशिया पे प्रतिबंध लगाए, भारत दबाव में नहीं आया। हर एक ने कोशिश की आप भी लगाइए प्रतिबंध, नरेंद्र मोदी दबाव में नहीं आए। आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है, और प्रतिबंध नहीं लगे। फिर तेल खरीदने की बात आई, अमेरिका ने, सबने कहा इससे तेल मत खरीदो, इससे ऐसी इकॉनमी बढ़ेगी। भारत ने कहा नहीं, हम अपने फैसले अपने आर्थिक हितों को देख के करते हैं, और उन्होंने तेल खरीदा, ये आपने देखा। फिर स्विट्ज़रलैंड में कोई सम्मेलन था, सिग्नेचर करने थे रशिया के खिलाफ, भारत ने नहीं किया उसमें जो है। और चौथी बात है कि आज तक भारत की तरफ से यूक्रेन युद्ध के दौरान सारे दबाव के बावजूद कभी पुतिन की निंदा नहीं हुई भारत से।
नरेंद्र मोदी ने कभी आलोचना नहीं की उसकी, जिसे कहते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो उनको, और फिर आज आइसोलेटेड हैं। आप देखते हैं नरेंद्र मोदी से घर में जाके खाना खा रहे हैं। मुझे किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन पुतिन ए प्रिविलेज टू होस्ट हिम। कितनी बड़ी बात है, आप देखिए जो है। तो वो सारी स्थिति है। भारत का सवाल है, भारत इसलिए है कि एक तो पुराना दोस्त है, संकट में साथ आया हुआ है। तो पूर्णिमा ने कहा ना, साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। एक तो बेसिक लॉयल्टी, बेसिक कमिटमेंट है आपस में। प्लस क्या, फाइनेंशियली देखिए ऑयल मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी तो वो है ना जो कि घाटे में भी, जिसे कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। तेल जब नहीं मिल रहा था, तेल तो लाए, सस्ता और करके ले आए उसको, एक तरह से जो है। तो भारत का भी सब ठीक है। भारत का देखिए डिफेंस कोऑपरेशन है, डिफेंस की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है, रशिया पूरी करता है, एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है। तो ये बेसिकली इस तरह के हैं। तो दोनों विन विन सिचुएशन में हैं। लेकिन आज जो ग्राउंड है, आज जो मोदी का ब्रांड है, जो मोदी का ग्लैमर है वर्ल्ड में, मोदी की पॉपुलैरिटी है, उसको देखते हुए पुतिन ज़्यादा फायदे में रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो फिर सर एक चीज़ और समझना चाहती हूँ मैं, पुतिन की मुलाकात चाइना के राष्ट्रपति से भी हुई, शी जिनपिंग जी से। इसके बाद उन्होंने उत्तर कोरिया के नेता, उनसे भी मुलाकात करी। तो फिर नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात पुतिन के लिए खास कैसे है, किन मायनों से? वो खास ऐसी हैं कि उन लोगों का ग्लैमर नहीं है। आप देखिए चाइना प्रैक्टिकली डिक्टेटर हैं वहाँ पे। वो कोरिया वाले जो हैं वो 100% डिक्टेटर हैं। संसार में डिक्टेटर जो व्यक्ति है उसका उतना मान सम्मान नहीं होता जो एक डेमोक्रेट कंट्री का होता है। Right. आप देखिए ग्लैमर नहीं उनकी पर्सनैलिटी, वो छूते हैं, संसार से कटे हुए हैं एक तरह से। व्यापार में ठीक है आपकी इकॉनमी नंबर 1 पे होगी, लेकिन आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का क्या कंपैरिजन है? मुझे किसी ने कहा नो कंपैरिजन विद दीज 2 पीपल। वो कैसे? उन्होंने कहा कि वो संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित लीडर हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और प्रैक्टिकल विश्व गुरु बनने की स्थिति में है। और जो आज चाम है लोगों में, हर किसी को मोदी को अपनी ओर खींचने का जो है, उसको अगर देखते हैं तो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन मोदी एंड दीज 2 अदर डिक्टेटर्स और सेमी डिक्टेटर्स। राइट। सर आपके हिसाब से मोदी की इस रूस यात्रा का सिंगल पॉइंट फोकस कहाँ पर था? सिंगल पॉइंट फोकस उनका हमेशा रहता है राष्ट्र हित, नेशन फर्स्ट। वो तो एक है, ठीक है ना। और दूसरा होता है मॉरलिटी, जिसे आप कहते हैं कि रूस के साथ दोस्ती निभानी है। बेसिक तो यही था कि एक तो डिफेंस कोऑपरेशन जो है बहुत बड़ा मुद्दा था इसके अंदर, वो सब उन्होंने वहाँ पे सेटल किया। और दूसरा उनको ये मैसेज देना था कि हम आज भी आपके साथ हैं, जिसे कहते हैं। और नई संभावनाएं ढूंढनी थी उनको। रशिया भारत के बीच में नई व्यापार की क्या संभावनाएं हैं, नए गठजोड़ की क्या संभावनाएं हैं। तो ये सब बातें हैं जो दोनों की दोस्ती को, दोनों की एकता को, दोनों राष्ट्रों की नज़दीकी को और आगे बढ़ाते हैं। सर कुछ लोगों का कहना है कि आखिर पुतिन मॉस्को एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने क्यों नहीं आए? अब ये तो ऐसा है कि मतलब आपको तो नहीं कहूँगा मैं कि आपने कहीं पढ़ा होगा, मुझसे किसी और ने वैसे ये सवाल कुछ दिनों पहले कहा था, मैंने उसको कहा था इट्स फुलिश जो है। आपका नहीं, आपके लिए नहीं है ये, आपने तो वहाँ से उठाया जो है। मैं तो उस आदमी को मैंने कहा था। रीज़न ये कि आज तक ऐसा होता है कभी क्या, राष्ट्रपति कभी रिसीव करने नहीं जाते। नरेंद्र मोदी के सम्मान की बात तो ये है कि पुतिन ने वहाँ का जो सीनियर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ भी क्या है 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे, जैसे है ना राजस्थान में बाहर होता है आजकल भाजपा के राज्यों में कि 2-2 डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो वहाँ भी कोई पॉलिटिक्स होगी, कोई दबाव होगा अंदरूनी पुतिन के यहाँ, तो वहाँ भी 2 डिप्टी पीएम बनाए हुए हैं। एक डिप्टी पीएम, एक सीनियर डिप्टी पीएम जो आर्मी का भी हेड है वहाँ पे, रक्षा का हेड है। वो खुद लेने गया नरेंद्र मोदी को, वो आज तक किसी को लेने नहीं गया। तो उसका जाना ऐसे होता है एज गुड एज पुतिन का जाना जो है। तो ये कुछ चर्चा है अखबारों में इस तरह की, बट डोंट वरी, ही वॉज वेल टेकन केयर नरेंद्र मोदी जो है, और पूरे मान सम्मान के साथ उनको ले जाया गया। मैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री के प्रति आपके भाव का आदर करता हूँ, लेकिन आपको भरोसा दिलाता हूँ कि उनको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया था वहाँ पे। सर रूस की धरती पर जब मोदी पहुंचते हैं तो वहां पर अपनी तीसरी बार पीएम बनने की उपलब्धि का वो जिक्र करते हैं। उस उपलब्धि का जिक्र उन्होंने किया, उसके बाद पुतिन ने उसका क्या जवाब दिया? उनका जिक्र करने के जहाँ मैं समझता हूँ 2 मैसेज थे। एक तो ये है डोंट बॉदर अबाउट नंबर्स वेदर इट इज़ 240 or 400। आई एम द प्राइम मिनिस्टर फॉर अनदर 5 years। यू आर द प्राइम मिनिस्टर और यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर एंड आई एम द प्राइम मिनिस्टर। कोई कन्फ्यूजन किसी दिमाग में नहीं रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग में जो रशिया दूसरे लोग जाते हैं वहाँ ब्रीफ करते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। आई एम द प्राइम मिनिस्टर, आई विल रन दिस कंट्री, आई स्टिल एन्जॉय द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ 140 करोड़ पीपल ऑफ द नेशन। एक मैसेज ये दिया उन्होंने इसका जो है।
दूसरा मैसेज उसके अंदर था टू रेस्टोर इज इंटरनेशनल ब्रांड एज ए ग्लोबल लीडर। तो है ना उनका कंटिन्यूटी वाली बात जो अपन करते हैं, कंटिन्यूटी करी उन्होंने। मुझे कल वो नवीन कपूर बता रहे थे कि 3 उनके जो हैं इसमें बेसिक रहे हैं इसके अंदर, जो है एक तो स्टेबिलिटी, एक है कंटिन्यूटी और एक है स्पीड। तो उन्होंने वहाँ ये मैसेज दिया है कि मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, वर्ल्ड की लीडरशिप में, वर्ल्ड के इश्यूज़ में मेरी लीडरशिप, मेरी मध्यस्थता ऐसी रहेगी जैसे पहले थी। तो यू कैन डिपेंड ऑन मी, लेट्स वर्क टुगेदर ऑन इंटरनेशनल इश्यूज़। और वर्ल्ड का जो नया ऑर्डर बनना है, जियो पॉलिटिकल ऑर्डर बनना है, हम साथ बैठ के बनाएंगे। तो 2 बेसिकली मैसेज थे, आई एम द प्राइम मिनिस्टर एंड वी वर्क टुगेदर फॉर अनदर 5 years एटलीस्ट। जी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, इन दोनों की विदेश यात्राओं में बेसिक अंतर क्या है, फ़र्क क्या आपको नज़र आता है? बेसिक फ़र्क एक तो ये है कि वो मनमोहन सिंह की सारी यात्राएं लो प्रोफाइल होती थी एक तरह से, वो उनका व्यक्तित्व ऐसा था, ठीक है, और लो प्रोफाइल। यहाँ पे क्या है, सब कुछ हाई प्रोफाइल है, क्यों हाई प्रोफाइल में आकर्षण है, और आकर्षण में राष्ट्र का मान सम्मान है विदेश में, जो आप देखते हो, लोग जो देखते हैं। दूसरा क्या था, एट ईज रहते थे मनमोहन सिंह के आसपास फॉरेन सेक्रेटरी एंड ऑल अदर पीपल जो होते हैं, जो कागज़ बनाते हैं, पुटअप करते हैं। यहाँ हर आदमी टॉस पे रहता है। जो फॉरेन सेक्रेटरी या जो दूसरे लोग जाते होंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ में, आई एम वेरी श्योर बहुत अलर्ट रहते होंगे सोते उठते समय, क्योंकि नरेंद्र मोदी का वर्किंग है 24/7 आप, और उसमें हर पल काम करना पड़ता है। तो बेसिक डिफरेंस ये था, वो एक लो प्रोफाइल और साइलेंट और थोड़ा सा कंपैरेटिवली धीरे चलने वाला शिष्टमंडल होता था। यहाँ क्या सब कुछ तय है, और यहाँ जो भी ब्यूरोक्रेसी साथ जाती है ओवर बर्डन ही रहती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एजेंडा इतना लंबा होता है काम करने का, बिकॉज ही वर्क्स वेरी वेरी हार्ड एंड हार्ड वर्क है नो सब्सटीट्यूट जिसे कहते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस तो ये है। और मीडिया की बात रही तो फॉरेन में क्या, मीडिया बड़ा भारी रोल होता है। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं बाहर, तो देश में उनके बारे में क्या है, विदेशों में उनके बारे में क्या है। तो पीएमओ मीडिया मैनेजमेंट इज सुपर्ब, किसी से पूछो, किसी से कहो। एक भारत की विशेषताएं जो आप गिनते हो पीएमओ क्या विशेषताएं हैं, इट्स वेरी डिसाइसिव रिजल्ट ओरिएंटेड। एक विशेषता है कि इनका मीडिया मैनेजमेंट वर्ल्ड के बेस्ट मीडिया मैनेजमेंट में है। यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर जो है, तो वहाँ पे पहले क्या होता था, मीडिया एडवाइज़र साथ जाते थे, हम भी जाते थे, कई बार देखते थे वहाँ पे। तो प्लेन में जाते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आते हैं, तब होती है, उसको अटेंड कर लिया अच्छे से। वहाँ पे शाम को क्लब में चले गए और चले गए। तो बेसिकली क्या हॉलीडे ट्रिप या प्लेजर ट्रिप के मुद्रा में रहते थे। ब्रीफिंग होता था, तो कई बार हम भी चले जाते, ब्रीफिंग छोड़े घूमने चले गए, भाई चलो मार्केट में देख के आते हैं। वो यहाँ नहीं हो सकता। ये तो शुक्र करोगे किसी को साथ लेके जा नहीं रहे। अगर पत्रकारों को साथ लेके जाएं तो अब पत्रकार ये कहेंगे कुछ तो यार मैं तो यहीं ठीक हूँ। बहुत ही हार्ड काम करना पड़ेगा, हर ब्रीफिंग में बैठना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा, 24/7 अलर्ट रहना पड़ेगा, जो है एक तरह से। तो बेसिक डिफरेंस जो है ना इन दोनों में ये है। रिजल्ट ओरिएंटेशन हर आदमी का अपना तरीका है। कुछ लोग क्या लो प्रोफाइल लोग के लक्ष्य को पाते हैं, कुछ लोग क्या हाई प्रोफाइल लोग पाते हैं। लेकिन आप खुद देख रहे हैं, देयर इज नो कंपैरिजन ना बिटवीन मोदी एंड ऑनरेबल मनमोहन सिंह। आप देखते हैं दैट वे ऑन फॉरेन फ्रंट। आप देख रहे हैं किस तरह से आज भारत कहाँ कहाँ छाया हुआ है, किस तरह से हम लीडरशिप दे रहे हैं, किस तरह से मोदी लीड कर रहे हैं आज जो है। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो 24 घंटे अलर्ट थे सर। मोदी की इस रूस यात्रा में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी लेने की अमेरिका और चीन को कहाँ ज़रूरत पड़ रही थी कि पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं? ब्रिलियंट क्वेश्चन। मुझे किसी ने कहा कि ये क्या कहते हैं बायलिटरल नहीं था, ये अदिति ये ट्रिपल क्या कहते हैं ट्राइलिटरल। ये बायलिटरल नहीं था, ट्राइलिटरल था, जिसमें अमेरिका हर समय मौजूद था साइलेंटली इस वार्ता के दौरान जो है। इतनी दिलचस्पी थी उनकी, आप देखिए। और उसी को देख के तो फिर ये कहा मतलब जो है रशिया वाले ने, जो स्पोक्स पर्सन है उसने कहा ये कि वेस्ट इज फीलिंग जेलस ऑन अस। आप देखिए कितनी उत्सुकता लोगों के मन में थी। तो बिल्कुल थी, वो बहुत माइन्यूटली वॉच कर रहे थे, बेचैन थे कि ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, और या कि भारत के लिए उपलब्धि क्या है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता, हर व्यक्ति उन पर अपना अधिकार समझता है। रशिया कहता है मेरे हैं, अमेरिका कहता है मेरे हैं। तो अमेरिका के मेरे जब उधर मेरे में गए, रशिया की तरफ गए, तो मन में जिज्ञासा हुई कि देखो यार क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो थोड़ी बेचैनी आई उसके अंदर जो है। उसी बेचैनी का परिणाम था कि रशिया वाले ने साफ साफ कह दिया कि दे आर फीलिंग जेलस। और फिर भी कहा जेलस क्यों ना फील करें, बिकॉज 2 इम्पॉर्टेंट लीडर्स आर मीटिंग, दिस इज ऑल। सर मैंने कहीं पढ़ा कि मोदी की रूस यात्रा से अमेरिका खुश नहीं है। अब अगर अमेरिका खुश नहीं है तो फिर बैलेंस करना ज़रूरी है, तो कैसे बैलेंस करेंगे मोदी? देखो 2 बातें हैं इसमें। अमेरिका खुश नहीं होते एक पार्ट है, बैलेंस तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी बैलेंस के लिए बने ही नहीं है।
नरेंद्र मोदी लिए कोई चुनौती है ही नहीं है। ही इज़ ए मास्टर ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी, ही इज़ मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी, ही नोज हाउ टू हैंडल अमेरिका, ही नोज हाउ टू हैंडल रशिया एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जिसे कहते हैं। नाराज़गी की बात है, अमेरिका की नाराज़गी स्वाभाविक है, और नाराज़गी छिपाई नहीं छिपी इस बार। उन्होंने बड़े साफ साफ कहा, डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। और ये आप हमें जो समझा रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है देशों के बीच में, उसमें काम नहीं करती। आइदर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस। उसका एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो उनका इस तरह का मतलब व्यू था। तो नाराज़गी है अपनी जगह पे, और एक कदम और आगे बढ़े अपनी नाराज़गी निराशा को व्यक्त करने के लिए। ये कहा कि हम भारत और दूसरे राष्ट्रों को सलाह देते हैं कि चाइना पे डिपेंड मत करिए, इट्स ए बैड बेट। चाइना इज़ ए बैड बेट। अगर आप करेंगे कल को चाइना भारत का संघर्ष होगा तो वो रशिया आपके साथ नहीं होगा, रशिया चाइना के साथ खड़ा होगा। तो उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी निराशा इस सीमा तक चली गई। तो ये बात सही है कि नाराज़ हैं, लेकिन होता है बैलेंसिंग एक्ट। अभी कल ही जो NSA हैं यहाँ, जो डबोल जो है, उन्होंने बात करी वहाँ के NSA से। और राष्ट्र, भारत बहुत बड़ा राष्ट्र है, अमेरिका भी अनिश्चित है, चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका इज़ नॉट इन ए पोजिशन कि नरेंद्र मोदी को आँख दिखाए किस तरह से है। और मोदी इज़ ए स्मार्ट पर्सन, डिप्लोमेटिकली कर लेंगे इसको। सर, पश्चिमी देशों का आरोप है भारत पर कि भारत की तरफ से रशिया से तेल खरीदे जा रहे हैं, अरबों की कीमत होती है, अर्थव्यवस्था रशिया का मजबूत हो रहा है, और पुतिन उन्हीं पैसों से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, क्योंकि एक तरीके से शांति वार्ता में इन्वॉल्वमेंट भारत कर रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, लेकिन इस कॉन्ट्राडिक्शन को प्रधानमंत्री मोदी कैसे मैनेज करेंगे? वो तो मैनेज कर चुके हैं। देखो, वो तो तेल ले रहे हैं। अमेरिका कहना अपनी जगह सही है कि आपके तेल से वो इकॉनमी खड़ी कर रहा है, यूक्रेन हथियार खरीद के यूक्रेन पे हमला कर रहा है। उनका कहना लॉजिकल है अपनी जगह से। ये हर राष्ट्र की अपना इंटरेस्ट है। भारत के इंटरेस्ट में कि भारत सस्ता तेल खरीदे। तो भारत, अब पुराने ज़माने में ये होता था ना, अमेरिका ने कह दिया तो फिर आप रुक गए, आपने काम नहीं किया। यहाँ नरेंद्र मोदी हैं, यहाँ कोई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल नहीं है। वो खुद तय करते हैं राष्ट्र का हित, राष्ट्र का भला, राष्ट्र का बुरा किस में क्या है। तो उन्होंने तय किया इसको जो है, तो वो अपनी जगह सही है। तेल वाली बात को अपनी जगह सही है। 10 अरब डॉलर का होता था किस ज़माने में बजट उनका, अब 65 अरब डॉलर का बजट हो गया है। और ट्रेड डेफिसिट वो एक अलग सवाल है उसमें जो है। तो फैक्ट है, वो जो आपका सवाल है वो सही है अपनी जगह, कि वो ये सच है, कंट्राडिक्शन है अपने आप में। और नरेंद्र मोदी कंट्राडिक्शन मैनेज कर रहे हैं ना 2 साल से। वो 2 साल से तेल ले रहे हैं, एंड अमेरिका इज़ फाइन। ब्रिटेन गले में हाथ लगाए घूम रहे हैं ना कुछ महीने पहले जो है। दिस इज़ ऑल। सर, क्या ये बात सही है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान जो अमेरिका द्वारा रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, उसकी वजह से भारत और रूस और ज़्यादा करीब आए? हाँ, ऑफ कोर्स। संकट के समय दोस्ती ज़्यादा बढ़ती है ना, ये स्वाभाविक है। CNN में मुझे कल कौन, अनीता हड़ा ने बताया शायद कि CNN में ये था लिखा हुआ कि ये करीब आ गए हैं इससे दोनों आपस में। स्वाभाविक होती है, दोनों क्राइसिस में थे। रशिया की पूरी इकॉनमी पैरालाइज हो जाती अगर तेल नहीं लेते, और देखा तो पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी पैरालाइज होती है उससे, क्योंकि वो सारा वेस्टर्न का गैस और तेल तो इधर से जाता है ना। अगर जाएगा नहीं तो होच हो जाएगा सारा सिस्टम जो है। तो इन द लार्जर इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने जाने अनजाने में रशिया का तेल खरीद के पूरे संसार का भला किया है, इन्फ्लेशन को रोका है एक तरह से। दिस इज़ ऑल जो है। सर, फिर सवाल ये आता है कि चीन और रूस के आपसी रिश्ते कैसे हैं, और ख़बर ये भी थी कि नाराज़गी है कहीं पर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में। रिश्ते हैं, रिश्ते हवा की झोंके की तरह हैं, कभी इधर कभी उधर, थोड़ा बहुत तापमान ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, लेकिन बेसिकली वो एक हैं। अभी मई में जब पुतिन वहाँ गए थे तो मैंने कहा, उन्होंने बयान दिया था कजाकिस्तान में आकर के, वी हैव द बेस्ट ऑफ रिलेशंस एट दिस मोमेंट जो है। लेकिन अभी तो तापमान बदलता है घटनाओं से, तो आप देखिए कि आज वो रिश्ते वैसे नहीं हैं। अभी वो गए थे वहाँ पे कोरिया में जो है, और उन्होंने उसको कहा कि हम आपके साथ हैं, आप पे हमला हमारे पे हमला माना जाएगा। घटनाएं ऐसी हैं जिनसे चाइना का नेचुरली थोड़ा सा मोह भंग होता है ना। बेसिकली दे आर वन, दे आर नो अदर अल्टरनेटिव, दे आर नेचुरल एलाइज। जैसे रशिया और हम नेचुरल एलाइज हैं, वो भी नेचुरल एलाइज हैं, चाइना और रशिया जो है। तो रिश्ते ब्रॉडली ठीक है, कोई ज़्यादा कोई इसमें गंभीर इशू नहीं है। बट सर, आपने कहा कि वो नेचुरल अलाइज हैं चीन और रशिया, लेकिन भारत के साथ चीन का जो विवाद है, हाँ, उसमें पुतिन कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, या उनका रोल क्या हो सकता है? देखो, जो हेल्प की बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना के सबसे करीब पुतिन है दैट वे, और भारत के सबसे करीब मोदी के पुतिन है, मोदी उनके करीब हैं। तो जब कभी ऐसा प्रयास होगा करने के लिए जो है, तो उस समय निश्चित तौर पर उनका कुछ न कुछ रोल तो बनेगा। पुतिन का जो है दोस्ती का ये लेवल रहता है आज मोदी और इनके बीच में जो है। तो निश्चित तौर पे अगर बात आगे बढ़ेगी तो पुतिन कैन प्ले सम रोल, सम पॉजिटिव रोल, ऐसा मेरा मानना है।
क्या मोदी की रशिया यात्रा से थोड़ी प्रभावित होगी चाइना के साथ रशिया की नज़दीकियाँ? वो तो देखो थोड़ा बहुत तो होता ही है आपस में। जैसे मैंने कहा कि जब आप इंडिया आ गए तो मन में तो होती है ना कि आप मेरे दोस्त तो अच्छे और आप वहाँ चले गए, तो एक डिस्टेंस का थोड़ा सा भाव बनता है। वो पहले की तरह दोस्ती, उतनी निकटता, उतना वेवलेंथ वो सब नहीं रहता है। लेकिन अब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, यहाँ कोई नोबडी इज़ कमिटेड टू नो वन जो है। हालात बदलते हैं समय के साथ साथ, इक्वेशन चेंज होती हैं, फिलोसफीज चेंज होती हैं, तो कुछ तो फ़र्क पड़ा है लेकिन कोई बेसिक फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। सर एक ये बहुत बड़ा संयोग है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और चीन का सबसे बड़ा दोस्त है रशिया, और फिर रशिया भारत का भी दोस्त है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी देखा जाए तो जो है, और चैलेंज है सबके लिए। पर नरेंद्र मोदी तो मैनेज कर रहे हैं इसको, उनको पता है मन में कि दोस्त हैं ये, लेकिन अब काम तो नहीं रोक सकते ना। रशिया से काम है ऑयल खरीदना है, तो हम नहीं बैठ सकते कि तुम चाइना के फ्रेंड हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। वो तो ज़माना चला गया ना, आजकल तो मल्टीपल है डिप्लोमेसी जो है। तो नरेंद्र मोदी अच्छे से प्ले कर रहे हैं उसको जो है। बाकी फैक्चुअली करेक्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने कहा, जो आपने फ्रेज बताया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो है, बट इट्स ए फैक्ट ऑफ लाइफ। लेट्स आखिर संसार के एक बड़े तानाशाह पुतिन के मुंह पर ही मोदी ने कैसे जता दी यूक्रेन युद्ध में बच्चों की मौत पर अपनी दो टूक नाराजगी? It's a serious issue where Narendra Modi feels seriously embarrassed by action of Putin कि नरेंद्र मोदी आए हुए हैं वहाँ पे, आप उस दिन हमला कर रहे हैं यूक्रेन के बच्चों के हॉस्पिटल पे, 38 लोग मर रहे हैं, 31 लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, सारा संसार आपके खिलाफ हो रहा है। तो इट्स ए सीरियस एरर ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ पुतिन। उस दिन में हमला करना, नरेंद्र मोदी को एम्बेरस करना, निश्चित तौर पर उनकी मंशा ऐसी नहीं रही होगी नरेंद्र मोदी को एम्बेरस करने की। इतना अच्छा उनकी फ्रेंडशिप है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी आर्मी मिलिट्री अपने ढंग से काम करती है। तो इट वॉज ए सीरियस एम्बेरसमेंट फॉर इंडियन गवर्नमेंट एंड फॉर द विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर कि आप वहाँ गए हुए हैं, इतनी अच्छी बात हो रही है, आप उस दिन हमला कर रहे हैं। स्पेशली वैन नरेंद्र मोदी इज़ प्लेइंग ए पीस मेकर बिटवीन द टू। तो आप नरेंद्र मोदी की इमेज को, उसकी क्रेडिबिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं वहाँ पे एक तरह से जो है। तो बहुत गलत हुआ रशिया में। ऑन द पार्ट ऑफ रशिया इट वॉज एन इमेच्योर एक्ट, ऑन द पार्ट ऑफ रशियन आर्मी इट वॉज ए वेरी चाइल्डिश एक्ट। इतना बड़ा व्यक्ति वहाँ गया हुआ है जो मध्यस्थता कर रहा है, जो आपके दोनों के बीच में आपके हितों के लिए काम कर रहा है। आप देखिए, आप उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी इम्पार्शलिटी, उसको प्रभावित कर रहे हैं इस तरह से उस दिन करने के लिए जो है। तो ये बहुत गलत हुआ एक तरह से जो है, और इसके लिए रशियन आर्मी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ये तो अच्छा है कि नरेंद्र मोदी बहुत टैक्टफुल व्यक्ति हैं, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, डैमेज कंट्रोल किया, वहाँ भी किया, यहाँ भी किया। यहाँ मुझे याद है नेक्स्ट डे जब एक घटना हुई, पहली बात तो ये हुई, नरेंद्र मोदी ने करेज और कन्विक्शन दिखाया, उसके मुंह पे कहा उस बात को कि शांति का रास्ता युद्ध के मैदानों से होकर के नहीं जाता है, इसके लिए टेबल पे बैठ के बात करनी पड़ेगी आपको, वार इज़ नो सोल्यूशन। तो पूरी दृढ़ता के साथ उन्होंने इस बात को कहा, तो संसार में नरेंद्र मोदी का बहुत ज़बरदस्त डैमेज कंट्रोल उस बात से हुआ जो गले मिलने की बात को लेके एक मुहावरा बना था वहाँ पे जो है। तो डैमेज कंट्रोल हुआ उसका। इंडिया में देखा मैंने, उसकी लीड थी टाइम्स ऑफ इंडिया की उस दिन जो है कि मोदी इज़ वेरी अपसेट व्हेन ही सी इनोसेंट चिल्ड्रन डाइंग इन वॉर जो है। एक्सप्रेस की लीड थी कि किलिंग ऑफ चिल्ड्रन वेरी पेनफुल, नरेंद्र मोदी जो है। तो एकदम से इन्होंने पलटाया उस स्थिति को, लेकिन रशियन आर्मी ने बड़ा एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट किया उस दिन वहाँ पे जो है, जिसको नरेंद्र मोदी ने विदेश में और फिर इंडिया में है ना, इनकी टीम ने यहाँ जो है उसको अच्छे से हैंडल किया। बाकी गले मिलने की बात जहाँ तक सवाल है, अब नरेंद्र मोदी देखो अपना स्टाइल है, व्यक्तिगत मित्रता है, और अकेले थोड़ी गले मिल रहे थे। आप फोटो देखिए वहाँ पे जो है, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो पुतिन खड़े हैं ऐसे हाथ करके कि आओ, आए तो गले मिले। अब गले मिलना तो वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता ना, आप किसी से गले थोड़ी मिल सकते हैं, जो दूसरा इंचार्ज सामने वाला व्यक्ति जो है। और गले मिलते हैं थोड़ी मालूम था नरेंद्र मोदी को कि वहाँ पे अटैक हो गया बच्चों के हॉस्पिटल पे या कुछ ऐसा हो गया, दैट इज है। वो तो एकदम से हुआ ना, साइमल्टेनियसली वहाँ पे हुआ। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा, अनकॉल्ड फॉर, जिसको भारत सरकार ने मैनेज किया। इट वॉज एन इमेच्योर एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ रशियन गवर्नमेंट, बट दैट्स ऑल। अब राजनीति में चलता है सब, इज ओके। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी और पुतिन को गले मिलते देखा तो उन्होंने कहा कि संसार के सबसे बड़ी अपराधी, संसार के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लीडर साथ खड़े हैं। क्या वो भावुक हो गए थे? हाँ, वो भावुक हो गए थे, इमोशनल थे, उनका भावुक होना स्वाभाविक भी था। उसका कारण ये कि हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी पे अपना हक समझता है। मोदी इज़ द ओनली पर्सन जो रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता करा सकता था। उनको पता थी बात, वो जानते हैं इस बात को जो है, इसलिए उनको थोड़ा सा धक्का लगा उस दिन और इमोशनल हुए, और उनको ऐसा लगा कि मेरा व्यक्ति गले मिल रहा है। वहाँ पे गले मिलने को उन्होंने आउट ऑफ प्रपोर्शन सेंटी हो गए वो,
जो है। और उन्होंने कहा कि संसार का सबसे बड़ा जो अपराधी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो व्यक्ति है, उससे आप जो है गले मिल रहे हो। दैट वे जो बात है कहना उनका है। और बाकी ये तो फैक्ट है कि इमोशनल थे वो। अब कौन समझाए उनको, जो मैं हमेशा कहता हूँ, नेवर गेट इमोशनल एंड पॉजेसिव इन लाइफ। ये उसी का परिणाम है। ही गॉट पॉजेसिव एंड इमोशनल ऑन मोदी, तो थोड़ा उनको फील हुआ। कोई बात नहीं, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। टाइम इज़ ए हीलर, एवरीथिंग विल बी ओके। सर, आपने जो कुछ भी अभी कहा उससे जुड़े मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि जब रूस ने हमला किया यूक्रेन पर और यूक्रेन में जो मासूम बच्चे मारे गए, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 टूक बात कही, अपना स्टैंड रखा और बेबाक तरीके से उन्होंने अपना ये स्टैंड रखा कि ये सही नहीं है। आपको लगता है कि उसके बाद, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया के बाद, रूसी सरकार ने भारत सरकार के साथ जो और बैठकें होनी थी उसको रद्द किया? वो बैठकें मतलब होनी थी पर अब नहीं है। नहीं, ये वेस्टर्न मीडिया का कैंपेन था, एक्चुअली विशेष कैंपेन था। एक्चुअली देयर वर नो कैंसिलेशंस। मैंने पढ़ा कि रशियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों स्पोक्स पर्सन ने क्लियरली कहा कि दे ऑलरेडी एक्सीडेड टाइम एंड दे कंप्लीटेड ऑल देयर प्री शेड्यूल्ड एजेंडाज एंड देयर इज़ नो इशू ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट और एनी अदर इशू। तो इट वाज ए क्रिएशन ऑफ, यू कैन से, वेस्टर्न मीडिया। Right, sir. देयर इज नो ट्रुथ इन इट। सर, आपने भी कहा अभी जो हॉस्पिटल में, यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल में जो हमला हुआ उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया भी थी। और बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ पहुँचने के साथ साथ ये जो कुछ भी घटना हुई, ये उस पूरी मुलाकात को, उस दौरे को, उस बायलैटरल बैठक को एक गेम स्पॉइलर के रूप में हुआ है। आपका आकलन क्या है? नहीं, मैं टू लार्ज एक्सटेंट इससे एग्री करता हूँ। इतनी शानदार विजिट में, जिसे मैंने पहले भी कहा, नरेंद्र मोदी एम्बेरस हुए, अनकॉल्ड फॉर द एक्शन ऑफ सम अदर पीपल जो है। तो गेम्स पर थोड़ा सा रहा, एक तो वेस्टर्न प्रेस को मौका मिला और लोगों को मौका मिला। भाई विजिट वाज फोकस ऑन नरेंद्र मोदी एंड पुतिन, वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई एक तरह से, वो हाईजैक हो गई विजिट जो है, वो उधर चली गई। मीडिया तो वेस्टर्न का है जैसा आप देखती हैं, दैट है। तो गेम स्पॉइलर रहा थोड़ा सा। हालांकि इन्होंने कंट्रोल कर लिया उसको। मैंने कहा ना आपसे, इंडिया में नरेंद्र मोदी के जो मीडिया मैनेजर्स हैं इन्होंने, और वहाँ खुद प्राइम मिनिस्टर ने जो है उसको पॉलिटिकली कंट्रोल किया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए ना, थोड़ा सा पेन इस बात को रहा इतनी अच्छी यात्रा में। तो यू कैन से कि इट वॉज ए गेम स्पॉइलर टू सम एक्सटेंट। मैंने सुना है कि मोदी और पुतिन के बीच में अफगानिस्तान को लेकर भी कोई चर्चा हुई है। क्या कोई जानकारी है आपको इस बारे में? हाँ, हुई है चर्चा, मुझे भी किसी ने कहा। और उसका कारण ये है कि अफगानिस्तान इज़ ए कॉमन कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी बिटवीन द 2 कंट्रीज़। और यही एक ऐसा एरिया है जहाँ भारत और रशिया लंबे समय तक साथ काम कर सकते हैं। फिर अमेरिका भी कहीं न कहीं इसमें पिक्चर में आता है। मैंने सुना है तालिबान को भी रशिया डीलिस्ट करने जा रहा है। अभी उनको सूचना मिली थी, अभी मैंने कहीं पढ़ा था रशियन पेपर में, कि 140 लोग रशिया में मारे गए थे। उसके रूट में गए जो टेरर अटैक के, तो मालूम पड़ा कि ये अफ़गानिस्तान से था। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसको हम कहते हैं, वाया अफ़गानिस्तान, जो उसमें था। फिर 2 और अटैक हुए, 2 डिप्लोमेट मारे गए। तो उससे उन्होंने फिर इसको सीरियसली लिया। नरेंद्र मोदी के साथ भी कहा कि टूरिज्म पे में ज़ीरो टॉलरेंस रखनी चाहिए। कथुआ का भी उन्होंने चिंता जताई और वहाँ की भी चिंता जताई एक तरह से जो है। तो ये पॉइंट सही है आपका, अफगानिस्तान के बारे में बात हुई है। एंड इट इज़ ए कॉमन एरिया ऑफ कंसर्न एंड दे विल बी वर्किंग टुगेदर अगेंस्ट टेररिज्म इन अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में यदि सचमुच ट्रंप जीत जाते हैं तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा अमेरिका और इंडिया के रिश्तों में, और क्या इसका प्रभाव पड़ेगा रशिया और इंडिया की दोस्ती में? देखो, जहाँ तक ट्रंप का जीतने का सवाल है, ही हैज़ फेयर चांसेस टू विन। बाकी तो भाग्य की बात है, 50-50 तो है ही एक तरह से। अब सवाल है कि ट्रंप आते हैं तो क्या होगा। तो किसी ने कहा कि ही विल बेसिकली बी ए डिसरप्शन इन मैनी वेज एक्सेप्ट क्लाइमेट एंड डेमोक्रेसी, and it will be, his actions will be against America, and India should also be on watch या on concern. India should also be on concern, on watch जो है। तो उसकी संभावना है आने की, और उसकी संभावना से कई देश परेशान हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो है ये। अब दूसरा आप कह रहे हैं कि प्रभाव क्या पड़ेगा, तो नरेंद्र मोदी तो देखो इंडिस्पेंसेबल पोजीशन में है। यहाँ कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आओ, सब गले मिलते हैं, हाथ से हाथ मिला के चलते हैं। वो भी आ जाएंगे तो हाथ से हाथ मिला के चलेंगे। और एक ख़ास बात और हो सकती है इसमें कि चूंकि वो पुतिन के करीब रहे हैं आपस में जो है, इसका भी लाभ कुछ इंडिया को इन वन वे और द अदर वे मिल सकता है।
बाकी उसके आने की संभावना तो है ही। आखिर क्या भविष्य है रूस यूक्रेन युद्ध का? क्या मोदी अपने दोस्त पुतिन को मना लेंगे? क्या लगता है आपको? बेसिकली देखो, युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दोनों राष्ट्र में कोई बेसिक समझौता नहीं हो, शर्तें आपस में नहीं माने, एक्सचेंज ऑफ कंडीशन जिसे कहते हैं, एक दूसरे के लिए कोई बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं होगा। लेकिन ये भी एक बात पक्की है कि संसार में आज की तारीख में अगर कोई देश है, भारत, और कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी, जो इसको कुछ सॉर्ट आउट कर सकता है, जिसमें दोनों का ट्रस्ट है। हालांकि इस हॉस्पिटल की घटना से ट्रस्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन स्टिल ट्रस्ट है। और अमेरिका खुद मानता है इस बात को। अमेरिकन स्पोक्स पर्सन ने कहा भी 4 दिन पहले कि स्टिल इंडिया हैज़ ए कैपेबिलिटी टू सॉल्व द इशू, मीन्स नरेंद्र मोदी हैज़ कैपेबिलिटी टू सॉर्ट आउट द इशू। तो अभी तो कोई ऐसा आसार दिखता नहीं है, लेकिन एक बात यह है कि ट्रंप अगर जीतते हैं वहाँ पे जो है, तो ट्रंप उधर से इधर से इंडिया पुतिन को शायद मना सकते हैं, ऐसा लगता है। आखिर इस समय कैसा भारत और रूस का भुगतान या व्यापार संतुलन इस समय ज़्यादा सही नहीं है, इन द सेंस क्योंकि हम तो मंगा ही रहे हैं ना तेल, वहाँ से एक्सपोर्ट उतना हो नहीं पा रहा। तो जो गैप है वो इतना है कि $560 बिलियन तो आपके इंपोर्ट हो गए और 54 जो है बिलियन डॉलर वो आपके इंपोर्ट हैं। तो इस बैलेंस को ठीक करना होगा, और ये जो बैलेंस ठीक करना है ये कागज़ों में नहीं होगा, नेगोशिएशन से नहीं होगा, इसके लिए ठोस एक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए जो है रशियन जो सप्लायर्स हैं उनको इंडिया को माल बेचना पड़ेगा। एक तो इंडियन को रशियन जो सप्लायर्स हैं दे हैव टू बाय इंडियन गुड्स एक्चुअली, इसको ये करना तो बड़े पैमाने पर होगा तभी होगा। अभी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन अच्छी नहीं है। सर, आखिर भारत इतना इच्छुक क्यों नजर आता है सुखोई 57 बम वर्षक विमान खरीदने से रूस के? वो तो एक क्रांतिकारी विमान है, और नरेंद्र मोदी के मन में तो एक आर्मी मैन की आत्मा छिपी हुई है ना। वो तो बचपन में कहते थे कि मैं तो आर्मी में जाना चाहता था, और मैंने पहले भी कहा आर्मी ड्रेस में कितने इंप्रेसिव लगते हैं वो। तो आर्मी को अपडेट करना चाहते हैं, आर्मी को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। तो वो जो विमान है वो संसार का लेटेस्ट फाइटर है, वो चाहते हैं इसको लें। 5000 करोड़ का एक विमान है इन ए वे, आप देखिए। तो चाहते हैं भारतीय सेना में आए, भारतीय सेना सक्षम हो, भारतीय सेना मॉडर्नाइज हो। मन की ये आशा है, लेट्स सी कब उनकी डील हो पाती है। जी सर, आखिर क्या है रूसी सेना में भर्ती भारतीयों की भारत वापसी का वाद विवाद? इसका कुछ पता नहीं है, नरेंद्र मोदी करके आए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक है वो मैंने कहा था ना उधर से, मैं हूँ ना, वो जो स्पिरिट है। पहले कतर में लोग फंस गए थे, फांसी की सज़ा हो गई थी, मौत के मुंह से निकाल के लाए 8 नेवी के अफसरों को। आपने देखा राष्ट्र को, भाई राष्ट्र का कोई व्यक्ति संकट में होगा तो नरेंद्र मोदी भारत सरकार पहले खड़ी मिलेगी वहाँ आपको। अब इस केस में भी क्या उन्होंने तय कर लिया वहाँ पे कि छोड़ेंगे इनको, लेकिन वहाँ का रशियन फेडरेशन आर्मी कमीशन है उसके थ्रू छोड़ा जाएगा। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि 15 में से किसी ने कहा कि 15 में से वहाँ से 2 लोग बच के आए हैं। उन्होंने कहा 15 लोग थे हमारे साथ, 13 लोग तो पहले ही मर चुके हैं वहाँ पे। तो एग्जैक्टली पता नहीं क्या पोजीशन है, लेकिन सुना है कि 51 लोग हैं वहाँ पे। एंड आई एम श्योर, क्योंकि पुतिन ने कमिट किया नरेंद्र मोदी को, तो देर से आ जाएंगे वापस। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, आखिर क्या कहा विदेशी मीडिया ने मोदी जी की रूस यात्रा के बारे में? अच्छा कहा इस बार, लेकिन 2 घटनाएं हुई जिनसे कि यात्रा का फोकस डाइल्यूट हो गया। यात्रा थी बायलैटरल ट्रेड के बारे में, उस ट्रेड के यात्रा चली गई, संसार के 2 बड़े लोग मिल रहे हैं, और प्लस चली गई उस हॉस्पिटल के अटैक के ऊपर जो है, जो मैंने पहले आपसे कहा ना हाईजैक हो गई मीडिया के लिए। तो वेस्टर्न मीडिया सारे उस पर चले गए, यूक्रेन के अटैक पे। एक तो ये डाइवर्ट हुई यात्रा, दूसरा बायलैटरल को लेने के बजाय सब मीडिया ने इसको 2 बड़े लोगों के, आज जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसे 2 बड़े लोग क्या करने वाले हैं। खासकर क्यूरियोसिटी थी नरेंद्र मोदी के बारे में कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये मिलके रशिया मिलके क्या करने वाले हैं, ये क्यूरियोसिटी थी। तो बाय एंड लार्ज पॉजिटिव था, और ये भी था उसके अंदर जो है कि अमेरिका को भी इस बात की ये चेतावनी हो गई है इस घटना से। रशिया और इंडिया जो है क्योंकि दोनों साथ खड़े हुए हैं, तो अमेरिका जो है अपना एजेंडा जो है आप इस पे जो है थोप नहीं पाएगा, ये वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा। तो बेसिकली 4-5 बड़े अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, ग्लोबल टाइम्स है, CNN है, BBC है। बाय एंड लार्ज इट वाज गुड कवरेज, कोई ऐसा नहीं कह सकते किसी ने किसी की कोई आलोचना करी। फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ हॉस्पिटल पे जा करके, बाकी इट वाज फाइन जो है। सर, आखिर ग्लोबल साउथ में क्या है रूस और भारत का एजेंडा? कॉमन एजेंडा है। दोनों राष्ट्र महसूस करते हैं कि संसार का पिछड़ा हुआ है वो, जहाँ श्वेत वर्ग की बात करते हैं, ब्लैक की बात करते हैं, रंग भेद की बात करते हैं, तो संसार का हिस्सा वो है जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ, उसको आगे लाना है, मुख्य धारा में जोड़ना है। नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है फॉरेन पॉलिसी का, उसमें एक मेन एजेंडा ये है, ग्लोबल साउथ को लाना है। नरेंद्र मोदी हैज़ एमर्ज एज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। रशिया को कोई आपत्ति नहीं इसके अंदर जो है,
तो दोनों काम करेंगे इसके लिए मिलके ग्लोबल साउथ के उत्थान के लिए। जैसे G7 है, G20 है, ऐसे ग्लोबल साउथ का कोई न कोई ये फॉर्मेट, ऐसा कोई न कोई प्लेटफॉर्म उसका बनाएंगे आने वाले दिनों में। एक अच्छा प्रयास है संसार के पिछड़े हुए लोगों को, गरीब लोगों को जो साउथ वहाँ पे हैं, साउथ ग्लोबल में हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का एक प्रयास है। सर, मॉस्को में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मोदी जी ने रूस की अपनी पुरानी यादों का जिक्र किया, जिसकी आज वहाँ के लोगों में काफ़ी चर्चा हो रही है। आखिर ऐसा क्या कहा मोदी जी ने? नहीं, वो गए थे वहाँ तो उन्होंने याद आ गया, गुजरात के जो CM थे तो जाते आते थे, तो वहाँ क्या कि आस्था करके जगह है, तो 200 साल पहले जो है गुजरात के व्यापारी वहाँ जाया करते थे माल बेचने, माल खरीदने। तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो वो भी वहाँ पे गए उनका हालचाल पूछने के लिए जो है। तो वहाँ जाके उन्होंने सब बताया, मिले लोगों से जो है, अपने अनुभव शेयर किए और ये बताया कि 10 साल में भारत कितनी प्रगति कर चुका है। आप तो बाहर बैठे हैं विदेश में जो है, और अब हमारा जो एजेंडा है 2047 का, ये हम इसको कर रहे हैं। अभी चुनाव हुआ है, 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हूँ और मैं आपके लिए जो है वहाँ की शुभकामनाएं में साथ हैं और हम सब मिलके काम करेंगे। ये सब बातें उन्होंने शेयर की। उन्होंने पुरानी बातों को शेयर किया कि मैं उसमें आता था तो कैसा था, आज मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, आपके बीच हूँ, तो एक अपनेपन की फीलिंग आती है। तो ये सब बातें वहाँ पे हुई। सर, रूस की तरफ से भारत में 6 नए हाई पावर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने की घोषणा से पश्चिम के देश परेशान क्यों? इसमें क्या हुआ कि इसमें थोड़े से जो है ना स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की डील भी साथ हुई है इसके अंदर, जो नेक्स्ट जनरेशन पावर प्लांट जो हैं। तो परेशान तो लोग हैं ही, इसलिए एक अखबार ने तंग आकर के ये लिख दिया कि ये जो गले मिले हैं आपस में, फोटोग्राफ जो था, एक्चुअली क्या फोटोग्राफ बहुत वायरल हो गया, नरेंद्र मोदी फोटोग्राफ बहुत वायरल होते हैं, वायरल हो गया। तो उन्होंने उसके ऊपर एक कमेंट किया कि ये न्यूक्लियर एम्बेस है, ये जो है इस तरह से। तो परेशान तो हैं लोग, कौन चाहता है कि भारत तरक्की करे या रशिया के थ्रू तरक्की करे, और वो भी न्यूक्लियर एरिया के अंदर जो है। तो उनकी परेशानी, उनकी जेलसी को, उनका कंसर्न स्वाभाविक है। लेकिन भारत और रशिया आगे बढ़ रहे हैं, अब इनको बनने में समय तो लगेगा इन प्लांट्स को, लेकिन इसकी जो रेगुलर मेंटेनेंस है या जो ज़ीरो कार्बन फॉर्मेट है इसका, वो सब रशिया के पास है। रशिया देगा आपको जो है टेक्नोलॉजी सारी देगा। तो एक दूरगामी ये समझौता हुआ है जिसका कुछ साल लगेंगे इम्प्लीमेंट होने में। तो बाकी राष्ट्रों का कंसर्न है, मैंने कहा ना, अमेरिका तो इज़ अ थर्ड पार्टी, वो तो हमेशा प्रेजेंट रहता है सारे डायलॉग में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइलेंटली जो है, तो उनका कंसर्न है। बाकी इंडिया के लिए कोई बात नहीं। सर, हाल ही में नाटो के वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन में नाटो के नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि चाइना रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस के पक्ष में है। ये तक भी कहा कि चाहे बिहाइंड द कर्टन ही बहुत सारे हथियार भी, मतलब मदद की जो युद्ध हो रहा है उसके लिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि चीन की प्रतिक्रिया क्या रही और आपका खुद का आंकलन इसमें क्या है? देखो, चीन का तो ऐसा है कि मॉरल सपोर्ट है रशिया को जी। तो चीन ने और कहा कि रबिश, और ये और कहा कि डोंट इंटरवीन इन इंटरनल अफेयर्स, उनको धमका दिया उल्टा जो है। तो इनडायरेक्टली ही एक्सटेंडेड सपोर्ट टू रशिया कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता आपके खिलाफ इस तरह का जो भी कुछ है। और औरों को भी कह दिया कीप ऑफ, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। नाटो को 2 टूक मैसेज दिया उन्होंने, उसको पता है नाटो हु इज़ कंट्रोलिंग। और आश्चर्य की बात है, जो पहले हम बात कर रहे थे कि मोदी के ने क्यों चुना, तो मोदी डेयरिंग आदमी है। आप देखिए नाटो का सम्मेलन हो रहा है, उसको छोड़ के मोदी पुतिन से मिलने चले गए वहाँ पे, चले गए ना। तो ये अपना अपना है असेसमेंट जो है। तो नाटो की स्थिति तो बहुत दारुण, मतलब एक ऐसी होती जा रही है जो कि मतलब उसका कोई हाँ इररिलेवेंट होता जा रहा है नाटो इन ए वे। तो ये चाइना ने भी 2 टूक कह दिया कि कीप ऑफ, दिस इज ऑल। सर, प्रधानमंत्री मोदी आजकल बार बार ये कहते हैं कि संसार में राष्ट्रों के बीच बाइलेटरल नहीं बल्कि मल्टीपोलर संबंध होने चाहिए। आखिर इसके मायने क्या है? इसके मायने ये कि 2 गुटों से बाहर निकलो, सारे संसार में घूमो। ये क्या है, वेस्टर्न गुट है, ईस्टर्न गुट है, रशिया गुट है, अमेरिका गुट है, छोड़ो इन सबको। खुली आसमान में सांस लो, खुले मैदान में घूमो जिसे कहते हैं। और इंटरेक्शन होनी चाहिए सब राष्ट्रों के बीच में आपस में जो है। ये गुटबाजी ख़त्म होनी चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भारत अमेरिका से क्यों बात कर, रशिया से क्यों बात कर रहा है, रशिया से बात करता अमेरिका इतना परेशान क्यों है। भाई सब राष्ट्रों से आपस में बात करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। इसे कहते हैं ना सारा संसार एक परिवार है, कहने को तो यही कहते हैं, वर्ल्ड इज़ ए फैमिली। तो इसका मतलब ये कि एक्चुअल में सारे संसार को एक परिवार की तरह बनाओ, इसका ये मैसेज। सर, प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा दौरा था, एक प्लेजेंट ट्रिप था, ब्रीफ, शॉर्ट एंड प्लेजेंट। तो
41 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री वहाँ गया। अब नरेंद्र मोदी तो खोज के जाते हैं ना इस जगह पे जी कि क्या है, तो थोड़ा भारतीय हम उनमें उत्साह बनता है कि चलो हमारा प्राइम मिनिस्टर आया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दो अलग अलग लोग हैं, ये भी ध्यान रखिए आप थोड़ा सा। जो है प्राइम मिनिस्टर एक पद है, नरेंद्र मोदी एक फिनोमिना है जिसे कहते हैं। एक तो होता है प्राइम मिनिस्टर का आना, एक होता है नरेंद्र मोदी का आना। तो नरेंद्र मोदी का आना एक लार्जर पर्सपेक्टिव है, तो ऐसे खुश होते हैं लोग वहाँ के, मोदी जा रहे हैं, मोदी जा रहे हैं, चलो मेरे से चलेंगे उनसे। जो है तो अच्छा फंक्शन हुआ वहाँ पे, उनका स्वागत हुआ। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने फ़ोटो जोड़ के दोनों का वहाँ लगाया और ये कहा कि मैं उनका वियना में स्वागत करता हूँ और ये हमारे लिए मान सम्मान और गौरव की बात है कि मोदी ऑस्ट्रिया में आज आए हुए हैं। और फिर सम्मेलन वगैरह हुए, अच्छी विजिट थी, अच्छे से हुई। सर दोनों देशों के बिजनेस रिश्तों को कैसे देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रिया और भारत के? रिश्ते अच्छे हैं। मैं पढ़ रहा था कि 2.93 अरब जो है डॉलर, उसका तो एक्सपोर्ट जो है, उसका तो इंपोर्ट है ये वाला जो है, और एक्सपोर्ट को 1.3 है। वही ट्रेड डेफिसिट तो रहेगा इन देशों के साथ में जो वहाँ पे रहता है। और बाकी अभी नरेंद्र मोदी गए थे तो राष्ट्रपति वहाँ के जो चांसलर हैं उन्होंने, मोदी ने, दोनों ने जो है एक वहाँ CEOs के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था भी निवेश करो, आप हमारे यहाँ निवेश करो, हम आपके यहाँ निवेश करते हैं। तो चांसेस अच्छे हैं, दोनों देशों के व्यापार बढ़ेगा। और नरेंद्र मोदी की विजिट जहाँ होती है ना, वहाँ फिर बाद में ट्रेड बूस्ट होता है। तो अगले 6-8 महीने में देखना आप, ऑस्ट्रिया के साथ इंडियन ट्रेड है ना वो बूस्ट होगा, तो रिश्ते अच्छे और अच्छे होंगे। सर, ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि भारत ने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सही है। देखो क्या है, नरेंद्र मोदी की वाणी पे तो सरस्वती बैठी हुई है। ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं, देखता ही रहता हूँ, मैं भी सुनता रहता हूँ कि कहाँ से ऐसी आते हैं वाक्य निकल के, किस तरह से कैसे कैसे बात होती है। मैं देखिए उस दिन उन्होंने कहा ना, माई हार्ट ब्लीड्स व्हेन इनोसेंट किड्स डाई इन हॉस्पिटल्स। देखिए तो ये वैसा ही है। ऑस्ट्रिया में गए, भारतीय वहाँ से सम्मेलन था, सम्मान किया था। 31,000 भारतीय वहाँ पे रहते हैं, 100-200 लोग पढ़ने भी गए हैं वहाँ पे जाए। तो उन्होंने कहा युद्ध के, उनका तो बेसिक ये प्रिंसिपल है ही ना कि बाय पीस, वी मे एग्री डिसएग्री बट स्टिल डायलॉग शुड कंटिन्यू। तो उन्होंने कहा शांति और समृद्धि का देश है भारत, और हमारा यहाँ जो बुद्ध जो आपने कहा वो है, ये युद्ध का देश नहीं यहाँ पे, ये कहा। और फिर उन्होंने ये भी कहा वहाँ के लोगों से कि भी सरकारों से देश नहीं बन सकते, आपसे नहीं हो सकता, जनता की भागीदारी ज़रूरी है, जनता की भागीदारी होनी चाहिए जो है। और अच्छे से उन्होंने अपनी बात को जनता के सामने रखा और फिर उन्होंने वो भारत का अपना बताया कि मेरा क्या डेवलपमेंट एजेंडा है, आप लोग तो यहाँ हैं, आपको बताता हूँ भारत में पीछे हम लोग क्या कर रहे हैं। और खुश हुए वहाँ के लोग भी देख करके, और मोदी को भी अच्छा लगता है कि भारत के लोगों ने बताएं तो सही कि देश में क्या हो रहा है, देश कितना बदल गया है पिछले 10 सालों में। इस वजह से गुड फंक्शन, गुड टॉक। और सर आखिर ऐसा क्या कह गया कि ऑस्ट्रिया के जो नोबेल पुरस्कार विजेता है प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराने लगे? ट्वीट भी उन्होंने कहा कि बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी और ऐसे लोगों से जीवन में मिलते रहना चाहिए। इतना काफ़ी होता है नोबेल पुरस्कार का आदमी या विदेश में कोई आपसे कहे, तो नरेंद्र मोदी मुस्कुरा दिए इन वे, इतना था, अच्छा लगता है। हाँ सर, रूस में प्रधानमंत्री की यात्रा हुई और उसके ठीक बाद स्पीकर ओम बिरला गए, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? नहीं, हर एक का अपना अपना रोल है। वो ब्रिक्स में गए हैं, पिट्सबर्ग में वहाँ पे गए हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि साउथ ग्लोब की बात हुई और उन्होंने कहा कि सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, वहाँ एक इस तरह का सम्मेलन हो रहा है। निर्वाचित में बिरला जी अभी लोकसभा में स्पीकर के पद पे जो है, तो गए हैं, तो एक अच्छा लगता है। और प्राइम मिनिस्टर का ये भी रहता है ना, अपने लोगों को ज़रा बगअप करते हैं कि चलो भाई थोड़ा काम भी कराओ, घूम भी आओ एक तरह से। तो गए वो, अच्छे से उन्होंने किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और बाय द टाइम तो ओम बिरला हैज़ बिकम वन ऑफ द एक्सपर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो गए वहाँ पे जाके उन्होंने अपना भाषण दिया, साउथ ग्लोब की बात करी वहाँ जा कर के। आजकल में आने वाले थे, आगे होंगे दैट वे जो है। तो ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ साथ दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए भारत का पक्ष रखने का, भारत को रिप्रेजेंट करने का, और ख़ुद अपने आप को दूसरे देशों में जाने का, देखने का, एजुकेट करने का। गुड मूव। सर, फॉरेन अफेयर्स के सारे चुनौतीपूर्ण माहौल में विदेश सचिव के पद पर विक्रम मिश्री की नियुक्ति कैसे देख रहे हैं? ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। आई थिंक इज़ द ओनली वन जिसने तीनों प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है जो है। मनमोहन सिंह के साथ किया है, गुजराल के साथ भी रहे, इनके साथ किया है, और पहले शायद अटल जी के साथ किया, शायद गुजराल के साथ किया होगा। तो 3 लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। चाइना के एक्सपर्ट हैं, चाइना में एम्बेसडर रहे हुए हैं, प्रधानमंत्री के ट्रस्टेड आदमी हैं। होता भरोसा जिन लोगों पे जैसे है।
जैसे उनका अपना अपना भरोसा होता है ना, और उनका अपने सचिवालय में पीके मिश्रा पे एक भरोसा है खास तरह का जो है। तो ऐसे विदेश के मामलों में इन पे है, डोभाल पे है, एस जयशंकर पे है। तो ये भी एक प्राइम टीम में शामिल हो जाएंगे, शायद नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करेंगे मेरे ख्याल से। अभी डिप्टी NSA हैं, काम कर रहे हैं। आई थिंक गुड चॉइस। और ये चर्चा इसलिए हो रही है कि सारा जो माहौल हो रहा है ना, विदेश की बात हम कर रहे हैं, तो इट बिकम वेरी रेलिवेंट कि नया फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, कौन नया फॉरेन सेक्रेटरी आ रहा है, वो जेल कर लेगा ना सारे सिस्टम के साथ में। तो इज़ ऑलरेडी इन द सिस्टम, तो गुड मूव। सर, रूस, अमेरिका, चीन, इन सब की बात हो गई और JC शो में हम हैं तो अपने देश की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। घटनाक्रम एक देखने को मिला जब दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली है। एक, इसको आप कैसे देखते हैं राजनीतिक भविष्य को अरविंद केजरीवाल के, एंड इज ही ऑन अ कम बैक ट्रेल? देखिए, दो सवाल हैं, एक तो कम बैक ट्रेल, तो कम बैक, दूसरा आपका था अंतरिम जमानत वाला जी, तो राजनीतिक चलिए भविष्य। अंतरिम जमानत की बात कर लेते हैं। तो इस लकी, जहाँ तक कोर्ट्स का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, भाग्यशाली हैं। उस समय ऐसा पहली बार ही हुआ है ना, चुनाव प्रचार के लिए इजाज़त मिली आने की, तो थोड़ा सा आईब्रोज रेज हुई थी, लेकिन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से कोई टिप्पणी नहीं करते हैं लोग। फिर भी एक अमित शाह का बयान था इस तरह का उस समय कि वे थोड़ा सा हट के, एक तरह से उनका कि जनता में ऐसी चर्चा है कि थोड़ा सा हट के, और उन्होंने कहा था केजरीवाल के लिए कि इसको उससे मतलब निर्दोष घोषित नहीं किया गया, केवल चुनाव प्रचार के लिए कंडीशनल बेल मिली है इनको। लेकिन वो आए लकी और थोड़े दिन रहे खुली हवा में, फिर वापस जेल चले गए। तो जुडिशरी में जो भी केसेस उसके चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जुडिशरी कंसर्न है उसके केस को लेकर के। ये तो मैं नहीं कहूँगा सिंपैथेटिक है, आई थिंक वो ठीक नहीं होगा मेरा कहना, लेकिन शायद कंसर्न है जो है। तो अभी जब उनका एक बेल हुई रिसेंटली, तो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो लोगों ने सवाल उठाया कि कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आई नहीं थी, उससे पहले आपने स्टे कर दिया। फिर किसी ने आरोप लगा दिया, कांग्रेस के किसी ने जो है, कि वो उनके ब्रदर थे जो पैरवी कर रहे थे, ED के वकील थे। तो कुछ ऐसी अनप्लेजेंट बातें हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया, इट वाज अनयूजुअल, इस तरह का। वो भी चिंता की बात थी, एक हाई कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना। फिर अभी कल परसों मैंने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का व्यू था कि जो बेल को स्टे करते हैं आप, ये कैजुअल अप्रोच नहीं होनी चाहिए, इसे माइंड अप्लाई होना चाहिए। फिर आज तो मैंने पढ़ा सुबह के अखबारों में जो कल जो कुछ हुआ, तो एक कदम वो बेंच और आगे बढ़ी और उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए सेक्शन 19 या जो अरेस्ट करने की पावर है ED की, और ये कहा कि विम्स और से नहीं हो अरेस्ट, और मतलब मेरिट पे और उसके आधार पर होना चाहिए, अरेस्ट कैन नॉट बी मेड ऑन चूजी सेलेक्टिव और विम्स फैंसीज करके जो है। तो काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है एक तरह से बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड एजेंसीज़ के, जिस तरह के उनके विचार आ रहे हैं। एजेंसी लोग थोड़ा डिमोरलाइज भी हुए होंगे, लेकिन चूंकि सरकार का सपोर्ट रहता है इस तरह का, और सरकार का सपोर्ट अपने गवर्नमेंट मशीनरी के साथ रहना भी चाहिए। वो तो लड़ते हैं ना, किसी व्यक्तिगत इंटरेस्ट तो होता नहीं है, केसेस लड़ते हैं, दिन रात काम करते हैं। तो अब क्या है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि जो हालात चल रहे हैं जैसे, तो हो सकता है केजरीवाल की बेल फिर हो जाए। अब 17 जुलाई को CBI केस में हाई कोर्ट में सुनवाई है, अगर वहाँ नहीं होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक आध महीने में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, और लाइफ बहुत लंबी होती है आदमी की। अब 25 जुलाई भी निकल जाएगी जो उनका जुडिशियल कस्टडी है, 1-2 महीने और निकल जाएंगे। तो ऐसी स्थितियाँ, जो जुडिशियल ट्रेंड है केजरीवाल पे, अगर ये ऐसे चलता रहा तो उसके 50-50 चांसेस हैं, बेल मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती। लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल ये है जो है कि बेल लेके क्या करोगे, पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, वो है एक सबसे सवाल। क्या बेल लेके खाली हमें कनाट प्लेस में घूमना है, या अपने घर में परिवार के साथ बैठना है, या खुले माहौल में आना है जाना है, या कहीं भाषण देने चले जाना है? पॉलिटिकल रेलेवेंस तो केजरीवाल इज़ वेरी फास्ट लूजिंग पॉलिटिकल रेलेवेंस। पिछली बार आए भी थे तो किसी ने कोई ऐसा साथ नहीं दिया। सरकार ने अभी रिसेंटली फिर जो अरेस्ट किया उस पर जो छोड़ा नहीं, तो उस लोग उम्मीद कर रहे थे कि 200 MP जाएंगे पार्लियामेंट बाहर प्रदर्शन करेंगे, एक नहीं आया, न उसके समर्थन में खड़ा हुआ। ठीक है ना? तो केजरीवाल स्टैंड्स टोटली आइसोलेटेड। इंडी की बात जो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, इसका बेनिफिट केजरीवाल को नहीं है अभी तक, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का भी, अगर आप उसको उस ढंग से देखें तो जो है उसके साथ कोई नहीं आज खड़ा है। तो मैं कहता हूँ बेल ले भी ले, अगर आपने मान लो आ भी गई, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि बेल नहीं ले, उनका अधिकार है, और नेचुरली कम से कम खुले में तो घूमता है ना, उससे तो कंपैरिजन है नहीं जो है। पर फिर भी मेरा पॉलिटिकल जो सवाल ये है कि बेल लेने के बाद में भी उसका कोई बहुत ज़्यादा कोई रेलेवेंस दिल्ली में हो, या कोई भाजपा के लिए सिरदर्द बने, या इंडी संघ जो गठबंधन उसके लिए कोई
असेट बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। बाकी लेट्स सी क्या कैसे होता है, हर आदमी का अपना भाग्य है, तो पता लगेगा। सर, अब अगर देश की सियासत की हम बात कर ले तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्मृति ईरानी के बारे में कोई भी लूज टॉक न करने की सलाह दी, इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि क्या फेस वैल्यू पे केवल या वो रियली मीन्स इट। अगर रियली मीन कर रहे हैं उसको तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी साफ़ सुथरी राजनीति को या एक डिसेंट राजनीति की शुरुआत है। लेकिन भाजपा को उन पर भरोसा नहीं है। भाजपा ने कहा ये ड्रामा है, ये नाटक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेट्स सी कि अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं स्मृति ईरानी पे उसको ट्रोल करते हैं कि नहीं, या और कोई टिप्पणियाँ करते हैं कि नहीं करते हैं। करेंगे तो मतलब स्मृति ईरानी का तो ऐसा है ना, जो करेगा सो मरेगा। मेरी फायरी लेडी, वो तो वापसी कार्रवाई करती है ना, जो अभी कार्रवाई करती है। आप फायर करके उसको जा नहीं सकते इस तरह से बिना फायर लिए हुए वापस जो है। तो लेट्स होप कि राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है वो फेस वैल्यू पे नहीं, एग्जैक्टली ही मीन्स इट। तो लेट्स सी फॉर द कमिंग 15-20 डेज और ए मंथ। सर, अगर अब हरियाणा की हम बात करें तो INLD और BSP का अलायंस वहाँ पर हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? किसका फ़ायदा, किसका नुकसान? फ़ायदा ऑब्वियसली आज कंट्री में जो भी अलायंसेज छोटे बहुत होते हैं वो बीजेपी के लिए होते हैं, इनडायरेक्टली रिमोट से होते हैं जो है। और पॉलिटिक्स में हर चीज़ जायज़ है, हर आदमी को अपना काम हर किसी को पार्टी में ले नहीं सकते ना। ठीक है, तुम लड़ो, लड़ने के बाद साथ आ जाना, बाहर से समर्थन दे देना ज़रूरत पड़ेगी तो, और नहीं तो तब भी शामिल हो जाना, NDA की तरह आ जाना इसमें जो है। तो ये जो अलायंस बना है, तो ये अलायंस तो बेसिकली कांग्रेस के खिलाफ है, ये बीजेपी को सपोर्ट करेगा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा अब कितनी सीट ला पाते हैं BSP मिल करके, मैं कहता हूँ चलो भाई 5 सीट ही लाए, 10 लाए, कुछ भी लाए। आई एम वेरी श्योर, असेसमेंट है मेरा, पॉलिटिकल असेसमेंट है कि दे विल एक्सटेंड देयर सपोर्ट टू बीजेपी। तो ये कांग्रेस का नुकसान है, बीजेपी का फायदा है, ऐसा मुझे अपेरेंटली लगता है। सर, चुनावी राज्य है झारखंड और RSS का एक हाई पावर सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। क्या विधानसभा चुनाव में भाजपा की संभावनाएं इससे बढ़ पाएंगी? देखो, भाजपा की संभावना अभी तो थोड़ा डिम थी कुछ दिनों पहले तक तो, लेकिन अब जो बम्बई का घटनाक्रम कल हुआ है, नया मोराल बूस्टर हुआ है बीजेपी के लिए, और मतलब उनके लिए जो डीमोरलाइजिंग हुआ है इंडिया गठबंधन के लिए, तो हो सकता है झारखंड में भाजपा वापस आ जाए। लेकिन अभी ग्राउंड पे जो सिचुएशन है पिछली, वो 10 सीटों में 5 ट्राइबल बेल्ट में आई नहीं, 5 आ गई। ट्राइबल बेल्ट जान है वहाँ की, उसमें भाजपा बेस्ट एफर्ट करके भी कुछ बड़ा नहीं कर पाई वहाँ पे जो है। इसी बीच में सोरेन वापस आ गए। अब और घर में उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ ऐसा 2-4 महीने और जो है तो वो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सोरेन का। और जिसे कहना चाहिए कि चुनाव भी जल्दी हो सकते हैं, 30 सितंबर तक जम्मू के चुनाव होने हैं। इसका 23 दिसंबर पिछली बार झारखंड में चुनाव हुए थे, मतगणना 28 को सरकार बनी थी, तो वो तो दिसंबर में जाती है। लेकिन हो सकता है कुछ और राज्यों के साथ झारखंड में भी चुनाव जल्दी हो जाएं एक तरह से। तो चुनाव के इस माहौल में RSS की बड़ी बैठक हो रही है। अब हो सकता है RSS की बैठक का एक एजेंडा तो होता है कि जहाँ चुनाव होते हैं वो लोग जाते हैं, इम्पैक्ट होता है उसका, एक माहौल बनता है, मोमेंटम बनता है। लेकिन मतलब तो एक पहलू है उस सारी बात का जो है। तो हम ये कह सकते हैं बीजेपी के लिए टफ है, चैलेंज है, बाकी नेवर नो। कारण क्या है कि 11th आवर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह कुछ ऐसा कर देते हैं मोमेंटम लाकर, उड़ीसा में किया जैसे, लास्ट ईयर राजस्थान में कर दिया, छत्तीसगढ़ में कर दिया, मध्य प्रदेश में कर दिया। तो वो चमत्कार वो लोग करते हैं, ऐन वक्त पे ऐसा मुद्दा लाते हैं, दिमाग घूम जाता है वोटर का और वोट बीजेपी को जाता है। तो हो सकता है झारखंड में कुछ ऐसा कर गुजरे वो। लेकिन आज जो आकलन, जो स्थिति है, तो बीजेपी के लिए थोड़ा टफ है झारखंड, ऐसा लगता है। सर, नीट का जो केस इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, क्या आपको लगता है कि उसमें परीक्षा रद्द होने की भी कुछ संभावनाएं हैं? संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, कोर्ट का फैसला है। और एक बात तो तय है ना कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है इन ए वे, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं। एक लड़के के पास भी अगर पेपर था, टेलीग्राम पे नहीं भी था, मान लो 2 के पास था, 4 के पास था, 13 तो पकड़ ही लिए ना। 42 कंप्लेंट्स ऑलरेडी, 42 तो गिरफ्तार हो चुके हैं लोग जो हैं, 17 लोग बिहार झारखंड के हैं। इसका मतलब मान के चलो 10, 20, 50 लोगों तक तो पेपर पहुंचा था ना, ज़्यादा ना सही। अब सरकार का स्टैंड है, सरकार अपने लिए सोच रही है। सरकार इसलिए कह रही है 24 लाख छात्रों का भविष्य है। इन 200 छात्रों के नकल करके पास हो गए, मान लो 100, 50, 200 जो है, तो 24 लाख छात्रों को कैसे छोड़ दें फिर से परीक्षा कराना? गरीब बच्चे कहाँ से आते हैं, कैसे फीस जुटाते हैं, क्या करते हैं? सरकार का अपना कंसर्न है, सरकार का प्रशासनिक कंसर्न है, सरकार का पॉलिटिकल कंसर्न भी है उस हिसाब से कि परीक्षा कैंसिल नहीं हो गई, जो दोषी हैं वो दंडित हो जाएं। CBI काम तो बहुत तेज़ी से कर रही है, आप देख रहे हैं, 13 लोग फिर गिरफ्तार हुए हैं, सब कुछ हुआ है ये। लेकिन कोर्ट का व्यू है, कभी तो एक बार तो कोर्ट ने कहा था पवित्रता भंग हुई, ऐसा लगता है, और फिर कोर्ट अगली बैठक आई तो फिर कोर्ट ने उसमें ज़्यादा मतलब कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं दिया।
तो कोर्ट के मूड पे है, लेकिन आप इसके संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात एक और है, मेरा आकलन और मेरा अनुभव ये है कि जैसे वेश्यावृत्ति और हत्या अपराध नहीं रुक सकते, ऐसे ये कॉपिंग, ये जो है परीक्षा की नकल वकल, ये नहीं रुक सकती, ऐसा मेरा मानना है। आप देख लेना, मेरी बात को याद रखना आज बैठ के, कि अगर ये कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, ठीक है, और नया नीट हुआ, तो शायद मैं जेसी शो में यही कहूँगा आज आपसे कि 6 लोग पकड़े गए हैं आज वहाँ। जो है ये बीमारी ऐसी है, ये लालच ऐसा है, और इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल पाए जाते हैं। कई दफ़ा आप देखते हैं ना, कुछ ऐसा गैंग, अभी मेरा अनुभव राजस्थान का है। राजस्थान में कितना ज़बरदस्त हुआ, पहले एक्शन नहीं हो पाया, अब सरकार ने एक्शन किया। और मैंने पहले आपसे कहा, सरकार जब एक्शन करना चाहती है विलफुली, तो कांस्टेबल चाहिए उसको, सब इंस्पेक्टर थानेदार नहीं चाहिए। एक कांस्टेबल जो जाएगा इन्वेस्टिगेशन करते 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 पकड़ आएगा जा करके। सिफारिश से बच जाते हैं लोग, सिफारिश से रुक जाती है, तो है। अब सिफारिश नहीं चल रही, तो देखो राजस्थान में कितने लोग पकड़े गए हैं, पुलिस के कितने जो हैं नकली इंस्पेक्टर बने थे, जो पुलिस इंस्पेक्टर बने को पकड़ के लिया, जेल में डाल दिया लाके। फुल प्रूफ केस है। एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ एक तरह से, जो है। तो ऐसे ही क्या है कि कुछ बीमारियाँ ऐसे, इनका हल नहीं है, आप उनका एक लिमिटेड वे में कर सकते हो। तो मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि अगर कैंसिल नहीं हो तो अच्छा है भाई, दैट वे जो है, और जो दोषी हैं उनको दंड मिल जाए। और बाकी लेट्स सी, धर्मेंद्र प्रधान तो सरेआम कह चुके हैं दोषियों को दंड देंगे हमेशा, ये हमारा वादा है आपसे। और दोषियों को सीबीआई काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो लेट्स वेट। सर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर मूडा यानी कि जो मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण है, उससे फर्जी दस्तावेज तैयार करके मुआवजा लेने का आरोप है। इससे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर क्या असर होगा? राजनीति वापस ज़रा खड़ी हो गई है, हॉट हो गई है बेंगलोर के अंदर, जो है। आपको मालूम है राजस्थान में पायलट और गहलोत 2 गुट होते थे एक तरह से। पायलट 5 साल कोशिश करते थे कि वे मुख्यमंत्री बन जाएं, डिप्टी सीएम, तो वो वहाँ भी हैं डिप्टी सीएम, वो भी उनको सोचते हैं कि 2.5 साल बाद ही मुख्यमंत्री बन जाएं। हर आदमी के मन में महत्वाकांक्षा आती है ऐसी। वो तो पहले ही बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाए। सिद्धारमैया बने, ठीक हुआ सिद्धारमैया बने, तो फैसला ठीक था वो, जो है। तब वो देखने की बात है, लेकिन एक मौका मिल गया। शिव कुमार को मौका नहीं मिला, वो तो डिसिप्लिन्ड आदमी है, वो ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन कोल्ड वार तो चलता है ना पॉलिटिक्स में, जो है। तो सिद्धारमैया फंस गए हैं। केस फुल प्रूफ है कि 3 एकड़ ज़मीन आपने 2010 में ली, 25 लाख कीमत बता रहे हैं आप, चुनाव के उसमें लिख के दे रहे हैं उसको, जो है। ठीक है, वो उनकी पत्नी के भाई ने, द्रौपदी है शायद उनकी पत्नी का नाम, श्रीमती द्रौपदी, तो उनके भाई ने उनको गिफ्ट दी। ठीक है, गिफ्ट देना कोई अपराध नहीं है, दे दिया आपने, ले लिया आपने, जो है। ठीक है, अपराध क्या हुआ या झगड़ा किस बात पे आया कि 10 साल बाद जा कर के जो बेंगलोर में मैसूर में जो है मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने एक कॉलोनी डेवलप करी। वहाँ पे 14 प्लॉट जो थे उसके बदले में एक्सचेंज हो गए, और जो लैंड इनके पास थी, रूरल लैंड थी, वो सिटी में कन्वर्ट हो गई। उसकी कीमत आज 62 करोड़ हो गई। उसमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कमीशन में 8 पॉइंट समथिंग करोड़ की है। तो एक अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया ना। पर उसने बड़ा स्टैंड लिया, स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर ने। उसने कहा कि 62 करोड़ दे दो मेरी पत्नी को, आज ले जाओ ज़मीन को वापस, मार्केट प्राइस तो दोगे कि नहीं। लेकिन ये कौन सुनता है ऐसे केस में? तो कंट्रोवर्सी परसेप्शन काउंट होता है, मेरिट काउंट नहीं होती। एक आदमी चला जाएगा पीआई लेके, कल नहीं चला जाएगा तो हाई कोर्ट से ऑर्डर करा जाएगा सीबीआई इंक्वायरी के, फंस जाएंगे, जो है। तो वहाँ की जो है इंटरनल पॉलिटिक्स है वो हॉट अप हो रही है इससे। लेकिन अभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा उसमें नहीं है, ओपनली कोई खिलाफत करने की स्थिति में सिद्धारमैया की कांग्रेस के अंदर नहीं है। बीजेपी लड़ रही है, अपोजिशन का काम है लड़ना, तो लड़ने से कुछ होगा नहीं। जो कुछ होगा वो जुडिशरी के थ्रू होगा, कोर्ट कचहरी से होगा जो होगा इसमें। लेट्स सी कौन हाई कोर्ट जाता है, कौन वहाँ से मैंडेट लेके आता है। सर, एक जनता की पीड़ा से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। मेरा भी पीड़ा है, मैं अभी उत्तराखंड होके आई थी, तो मसूरी के ऊपर 1 किलोमीटर के पैच में मुझे 3 घंटे वेट करना पड़ा ट्रैफिक जैम में। लगातार उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, लोग फंस जाते हैं उसमें, और यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों की उस घटना में मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को इसका कोई समाधान निकालना चाहिए? जो तस्वीरें आती हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली आती हैं। तो केंद्र सरकार, पुष्कर धामी जो सरकार है, उनसे बात करे और फिर इसका कोई समाधान निकले। बिल्कुल है, इट्स ए वेरी सीरियस इशू। क्योंकि उत्तराखंड तो वैसे नरेंद्र मोदी का दत्तक पुत्र है एक तरह से। उनकी आत्मा पहाड़ों में बसती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ आप देखते हैं, जाते हैं। और उत्तराखंड के अगर सही ढंग से देखा जाए तो चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों के, उत्तराखंड की वादियों के ब्रांड एम्बेसडर तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जी। और डायरेक्ट उनका कनेक्ट भी रहता है, और वो उनका पीएमओ में आना भी रहता है, चीफ मिनिस्टर का, जो है। तो बड़ा लॉजिकल सवाल आपका है, क्योंकि हालत इतनी ख़राब है। मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि 22 घंटे का जाम था।
आप सोचो 22 घंटे के जाम में जो लोग घूमने गया था बच्चों के साथ में, क्या हुआ होगा, ना खाने का, ना बाथरूम का, ना इसका, ना उसका, क्या होगा सोचो आप ये। और देश में कुछ ऐसा खास तरह का क्रेज़ या कहूँगा पागलपन आ गया, हर आदमी उत्तराखंड भागता है आजकल, पहाड़ जाना। यंगर जनरेशन में बड़ा एक क्रेज़ हो गया। मैंने कल किसी को फ़ोन किया, कहाँ भाई, कि मैं तो पहाड़ देख रहा हूँ या देख रही हूँ, जो भी है, पहाड़ में क्या कर रहे हो भाई, हैं बस। तो ट्रेंड हो गया है आजकल पहाड़ में भागने का, कोई मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है, जो है। तो पहाड़ों में, हाँ पहाड़ों में ट्रेंड हो गया है। और भी ट्रेंड हो गया, लेकिन वहाँ संभालो तो सही कोई न कोई। तो आपका प्रश्न बहुत रेलेवेंट है। मैं अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, कि इमीडिएटली हाई कमेटी बना के इसको वार फुटिंग पे देखा जाए और सोचा जाए कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो गेट बंद करो फिर एक सीमा के बाद, कि इस तारीख के बाद इतना क्राउड हो जाए तो कोई नहीं जाएगा, ताकि लोग उसके विक्टिम नहीं हो वहाँ पे, एट रैंसम नहीं पड़े लोग जाएँ। फिर रोक दिया जाए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कि ठीक है अभी नहीं जाओगे, आप राजस्थान आओ, कहीं और जाओ, जो है जहाँ है आप आओ, जहाँ राजस्थान का वो बढ़ा रहे हैं पर्यटन, मतलब जो भी कहीं और आओ आप, जो भी जाना है आपको, शिमला जाओ, हिमाचल जाओ, चलो भाई शशिकांत के शिमला जाओ, कहीं जाओ, कुछ भी करो, जो है। लेकिन भाई जनता फंस जाती है ना। 18 घंटे का ट्रैफिक जाम, इमेजिन क्या हुआ होगा, सोचो आप 3 घंटे, आप तो लकी हो 3 घंटे में वापस आ गए यहाँ पे, जो है 18 घंटे जो है, तो बड़ा वैलिड प्रश्न है और सरकार को टॉप प्रायोरिटी गजेंद्र सिंह शेखावत भी, क्योंकि टूरिज्म मिनिस्टर हैं, तो यस एंड ही एक्सेस टू बोथ अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर 100%। आप उनसे बात करना, रिक्वेस्ट करना, इस मुद्दे को टेकअप करें। एक्चुअल इसमें जो रोल है वो पीएमओ का बनता है, पीएमओ को ये सब लोग मिलके चलें, चीफ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ये वहीं जाएं, क्योंकि इसमें जब तक वो बहुत इफेक्टिव एजेंसी काम नहीं करेगी ना, काम नहीं होगा। मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसमें, और सिवाय पीएमओ के दूसरा कोई कर नहीं सकता। और पीएमओ में क्या है कि सीनियर लेवल पे जैसे प्राइम मिनिस्टर सौंपते हैं काम लोगों को, जो है, तो हो सकता है टाइम बाउंड प्रॉब्लम अगर इसका बने तो हो सकता है सोल्यूशन इसका, जो है। सर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 11 जुलाई को एमएलसी के चुनाव हुए और उसमें महायुति गठबंधन ने 8 की बजाय 9 सीटें जीत ली। तो एक इस चमत्कार को आप कैसे देखते हैं और क्या ये आने वाले कल की तस्वीर है? ये चमत्कार तो वैसे तो लीडर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ज़्यादा ऑपरेशनल है। ये चमत्कार क्रेडिट उन लोगों को जाता है, खासकर अमित शाह को जाता है, क्योंकि 5-7-8 आदमी कांग्रेस के आ गए इधर, उसी से हुआ। और अमित शाह के टेनर में क्या है कि एक ये पैशन या फैशन हो गया कि एक सीट तो मेरे को एक्स्ट्रा लेनी है, जितना मेरा हक बनता है, जितने मेरे एमएलए के हिसाब से राज्यसभा की सीट आती है, नहीं मेरे को एक सीट एक्स्ट्रा लेनी है। वो पैशन पूरा होता है। कम से कम 5-7-8 जगह देख चुका हूँ मैं पिछले 10 साल में कि उन्होंने कहा कि सीट कितनी बनती है, 2 नहीं भी 3 चाहिए, वो 3 ले आते हैं। वो ही इज़ मास्टर माइंड ना, पॉलिटिकल जो होता है गुणा भाग जो उसके, जो है, तो वहाँ भी किया होगा महाराष्ट्र में। एक मास्टर माइंड से एक सीट के आने से सारा मनोबल शरद पवार उद्धव ठाकरे का टूट के गिर गया कल वहाँ पे, जो है केवल एक सीट से, जो है ये मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी है अमित शाह की। अब एकदम से चक्कर घूम गया वापस। अब लोग सोचने लग गए कि यार ये तो वापस ये जीत रहे हैं, तो वापस उसी पे चलो भाई। तो महाराष्ट्र में जो शरद पवार इनके जीतने की एकदम से संभावना हो गई थी लोकसभा रिजल्ट के बाद में, वो एकदम से फिर पलटी खाई कल वहाँ पे, जो है। चुनाव तो अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन अब लोगों में नया भरोसा बन गया है वापस इसके अंदर। शिंदे, आपके फडणवीस, आपके तीसरे अजित पवार, जो है एक वापस बन गया इस तरह का। जनता क्या है ना, स्टेट ऑफ माइंड होता है, एक परसेप्शन होता है। तो कल एक घटना से, एक सीट जीतने से परसेप्शन भाजपा के पक्ष में चला गया। एक नई बात और है, सबसे ज़्यादा सीटें भाजपा को मिली हैं। तो अंतोगत्ता जो हमेशा नरेंद्र मोदी का सपना रहा होगा कि भाजपा को ही वहाँ सत्तारूढ़ करना है, रीजनल पार्टी सारी को हटाओ, XYZ कोई भी है, चाहे भाजपा रूल करे वहाँ पे। तो ये संकेत आने वाले कल का कि यहाँ हाईएस्ट हो गया। तो ऐसा नहीं हो कि असेंबली के अंदर पिछली बार भी 105 की सीट फडणवीस लाए थे, जो है। तो ऐसा नहीं हो कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज हो जाए वहाँ पे, या क्लियर बहुमत आ जाए। क्लियर नहीं भी आएगा, आसपास बहुमत होगा तो भी कुछ लोग जुड़ जाएंगे बाहर से आके, सरकार भाजपा की बन जाए, जो अल्टीमेट गोल था। तो कल की घटना से पहली बार ऐसी आशा किरण बनी है भाजपा में कि हमारी खुद की सरकार वहाँ पे बन सकती है। फडणवीस जो संन्यास लेने की मुद्रा में आ गए थे, मैं संन्यास लेके जा रहा हूँ और पार्टी के लिए काम करूँगा, रिजाइन कर रहा हूँ। अमित शाह ने बुलाया, समझाया होगा। अमित शाह कैसे समझाते हैं आप समझते हैं, समझ गए, जो है। हाँ, लॉजिक से समझाते हैं बिल्कुल, जो है। तो उन्होंने कमाल कर दिया जा करके वहाँ पे, जो है। अब आज फडणवीस बहुत खुश होंगे भाई, सारा क्रेडिट मिलता है ना बीजेपी के नाते। एंड अगेन ही इज़ ए फ्रंट रनर फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। अगर बीजेपी वापस लेके आती है पूरी मेजोरिटी, जो है, तो आम नागरिक के नाते तो मैं कह सकता हूँ कि बन सकते हैं। बाकी तो अमित शाह नरेंद्र मोदी तय करते हैं 11th आवर पे, वो तो एक अलग इशू है, ठीक है ना। लेकिन आज नए सिरे से भाजपा में वहाँ उत्साह का संचार हुआ है। फडणवीस वापस तलवार लेके मैदान में उतर गए हैं और लेट्स सी क्या होता है। तो जो कुछ कल वहाँ हुआ है, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं महाराष्ट्र में। सर, आपने अमित शाह जी का जिक्र किया, तो उन्हीं पर सवाल है।
उन्होंने 25 जून के लिए आह्वान किया है कि आप संविधान हत्या दिवस इसको मनाएं, हर साल मनाया जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले 18वीं लोकसभा का जब शुरू हुआ सत्र, तो जहां विपक्ष संविधान की किताब लेकर शपथ ले रही थी, वहीं 2 मिनट का मौन हुआ 25 जून को लेकर, आपातकाल को लेकर, और फिर अब अमित शाह जी ने आह्वान कर दिया। आप कैसे देखते हैं? रोचक है ये पूरा? ये तो मास्टरमाइंड मूव है बीजेपी का। ऑफ कोर्स अप्रूवल लिया होगा, एज ए बीजेपी पर्सन प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन है तो बीजेपी से ना, तो लिया होगा अप्रूवल जो है। मास्टरमाइंड मूव है, इसलिए मास्टरमाइंड मूव है। और कांग्रेस की तकदीर खराब है। ये 25 जून उस समय आया जो कांग्रेस संविधान को लेकर विजय उत्सव मना रही थी, पार्लियामेंट में बहुत खुश हो रही थी कि संविधान के आधार पर जीत के आ गए हैं, SC ST के लोग हमारे साथ आ गए हैं और सब हो गया। ये ऐन वक्त पे तकदीर खराब थी, ये कि ये भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो ये 25 जून बीच में आ पड़ा। और जैसे आ पड़ा, अमित शाह ने पकड़ लिया, उसको कैश कर लिया। ठीक है, राष्ट्रपति मुर्मू ने भी अपने भाषण में यही कहा है कि आपातकाल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। इसी प्रकार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी यही कहा कि लोकतंत्र के इतिहास का, भारत के इतिहास का आपातकाल है, ये एक काला अध्याय था। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने खुद ने कह दिया कि 25 तारीख उन दिनों की याद दिलाती है देश के क्या हालात थे इमरजेंसी के अंदर, और ये काला अध्याय था देश के अंदर जो है, वो सबने देखा ही उसको जो है। अब मास्टरमाइंड स्ट्रोक इन्होंने ये चल दिया, उसको स्थायी कर दिया कि 50वीं वर्षगांठ आएगी इमरजेंसी की, अब उसके बाद से हर साल जब तक भाजपा सत्ता में, कम से कम ऐसा मान लीजिए आप जो है, तो हर साल मनाया जाएगा। तो ये मना करके उन्होंने जो कांग्रेस का संविधान का कार्ड था उसको फ्यूज़ कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको फेल कर दिया। ऐसा मेरा मानना। सर, मेरा अगला सवाल जयपुर को लेकर है, क्योंकि वहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक होनी है उसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे, तो इसके मायने क्या हैं उनकी मौजूदगी के? शिवराज सिंह के भेजने के मेरे मन में तो खटका हुआ था, कहीं वो बीजेपी अध्यक्ष तो नहीं बन रहे हैं जी। पर आदित्य ने कहा नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है अभी जो है, उसमें जो है कोई संभावना ऐसा लगता नहीं है जो है। क्यों खटका हुआ था एकदम से? पिछले दिनों एक वेबसाइट पर ऐसे वायरल हुई थी कोई खबर कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं एग्रीकल्चर मंत्रालय से RSC से सलाह पर, और पार्टी अध्यक्ष बनने वाले हैं। अब ऐसी चलती है ना गॉसिप, एक गॉसिप आई थी। और आज मैंने अखबार में जैसे पढ़ा कि वो जयपुर आ रहे हैं कार्य समिति की बैठक में, जहाँ सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे जिलाध्यक्ष, सारे केंद्रीय मंत्री राजस्थान के भाग ले रहे हैं। मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल मीटिंग राजस्थान में हो रही है। शिवराज सिंह चौहान का कोई मतलब रेलेवेंस समझ नहीं है मुझे अचानक एकदम से आने की। भोपाल जाते फिर ही बात समझ में आती, राजस्थान में आए वो कृषि मंत्री हैं। फिर बताया इसने कि नहीं वो एग्रीकल्चर का कुछ ऐसा हो गया, किसानों को कुछ करना है और सबको उत्साहित करना है, सरकार की योजनाएं बनानी है, रिव्यू करना है उनको, एज ए गेस्ट आ रहे हैं। मैंने मान लिया आदित्य की बात, लेकिन मेरे गले अभी भी नहीं उतरी, मैं क्या करूं। तो मेरे को लगता है कि कोई न कोई ज़रूर इसमें है इशू कि वो जयपुर क्यों गए आज उस कार्य समिति के अंदर। तो ठीक है, वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कार्य समिति की बैठक हो रही है, सब लोगों का उसमें अपने अपनी पार्टियां अपने हिसाब से करती हैं। एक मौका मिलेगा चीफ मिनिस्टर को बड़े नेताओं के साथ बैठने का, और जो इंटर सेंटर मुद्दे हैं राजस्थान सरकार के केंद्र में, उनको उठाने का मौका मिलेगा। और कम से कम ये तो हो जाएगा ना कि शिवराज सिंह चौहान के जो मंत्रालय हैं उनमें तो चीफ मिनिस्टर को फ्री हैंड मिल ही जाएगा ना उनके वहाँ आने से। वो सारे काम तो करवा ही लेंगे जो किसानों से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं। तो इस तरह से उनका आना है, मतलब एक थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट सा, लेकिन वो आ रहे हैं। तो वो आज मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे जो है, राजस्थान में आए हैं, राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में सबका स्वागत है जी। सर, मेरा अंतिम सवाल है, 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर आपका आकलन क्या कहता है? हाँ, नतीजे थोड़ा सा चौंकाने वाले हैं। थोड़ा सा भाजपा का नुकसान हुआ है उसमें जो है। 13 सीटों में से 10 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के पास गई हैं, और नुकसान जो हुआ है बीजेपी को 3 सीट का नुकसान हुआ है वहाँ पे भाजपा को। बंगाल में जो है वो अब TMC वाले ले गए हैं एक तरह से। एक सीट जो JDU के पास थी बिहार के अंदर, वहाँ निर्दलीय आ गया है। तो ब्रॉडली देखा है तो 4 सीटों का नुकसान बीजेपी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे हुआ है, और कुल मिला के 10 सीटें उन्होंने जीती हैं। तो उनका मनोबल थोड़ा हाई रहेगा। हालांकि ज़्यादातर सीटें इन्हीं लोगों के पास में थी पहले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैसेज की पॉलिटिक्स है ना। कल महाराष्ट्र में जो भाजपा के पक्ष में एकदम से माहौल बना था, आज इस उपचुनाव के कारण से थोड़ा सा वो डाउन हुआ है कि 3 सीटें बंगाल में हार गए, 1 सीट इनडायरेक्टली बिहार में हार गए। तो दिस इज़ ऑल। तो रिजल्ट आए हैं तो उससे उनका मनोबल बढ़ा है, और भाजपा के मनोबल पे थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और कल जो वहाँ एक बढ़त मिली थी बम्बई में जो है, वो थोड़ा सा इससे प्रभावित हुई है।
बहुत सारे मुद्दों पर सर आपने चर्चा की, राजनीति पर हमने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन क्योंकि शुरुआत में हमने भारत और रशिया रिश्तों की बात की है, तो क्यों ना भारत और रशिया रिश्तों के साथ साथ भारत जिस तरीके से एक ग्लोबल लीडर के तौर पर बनकर उभर चुका है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, जिसमें तमाम देश ये चाहते हैं कि भारत एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर हो, क्योंकि भारत जो कहता है वो पूरी दुनिया सुनती है। और यही है आज की भारत की मजबूत स्थिति, भारत की मजबूत लीडरशिप की वजह से, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मोदी। और क्योंकि रशियन में कहा जाता है माई नावसेगडा द्रूजिया, यानी कि वी आर फॉरएवर फ्रेंड्स, और यही है भारत और रशिया के बीच के रिश्तों की असल कहानी। स्पासिबा सर, थैंक यू सो मच। रशिया में आपको आज धन्यवाद करती हूं क्योंकि आज इसी पर हमने की चर्चा द जेसी शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।